अध्याय 341 बस एक अतिरिक्त टायर। मुझसे शादी करो। सूली ने आने के बाद से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जब उसने आखिरकार किया तो जियाओ लो चुप्पी में चौंक गया। जियाओ लो को उन शब्दों को पचाने में थोड़ा समय लगा और कुछ समय के लिए वह बस एक स्तूप में सूली को देखता रहा। उन्होंने ब्लू पोल्का डॉट्स के साथ व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उन्हें गर्ल नेक्स्ट डोर लुक मिल रहा था। यह एक अच्छी तरह से कट गया आउटफिट था जो उसकी पतली कमर और पतले पैरों को निखारता था, और पीले रंग की हाई हील्स की एक जोड़ी ने लुक की तारीफ की। उसके लंबे काले बाल ढीले पड़ गए, उसके कंधों पर गिर गए, और इसने उसे एक युवा जीवंतता दी, लेकिन उसने उस अचूक गुण को बरकरार रखा जिसे जियाओ लो पहचानने आया था, एक ऐसी महिला की ठंडी नजर जिसे हमेशा वह मिलता था जो वह चाहती थी। तुमसे शादी करो। जियाओ लो बाहर निकल गया। आखिरकार उसे अपनी आवाज मिली। वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी क्या सुना था। क्या आप गंभीर हैं? सुली ने उसे सही तरीके से देखा और उसकी आंखों में क्षणिक चमक थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक निष्क्रिय भाव रखा। उसने पूछा, ठीक है, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं? वास्तव में मैंने कहा था कि मैं था, लेकिन इस तरह से नहीं। जियाओ लो स्तब्ध था, अनिश्चित महसूस कर रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, और वह थोड़ा उत्तेजित भी था। जियाओ लो के लिए विवाह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक था, एक पवित्र प्रतिबद्धता। निस्संदेह उसके ठीक सामने खड़ी लड़की एक दुर्लभ सुंदरता थी। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि वह 1 लाख में से एक थी। हालांकि एक व्यक्ति के रूप में जियाओ लो ने उसे ठंडा और कठोर पाया, और उसे लगा कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से शादी करना उसके लिए सही मैच नहीं होगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम जिम्मेदारी कैसे लोगी? क्या आप मुझे मौद्रिक मुआवजा देने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे यही चाहिए? सुली अपने कुछ शांत आचरण को खोने लगी थी और कुछ चिंतित लगने लगी थी। जियाओ लो को नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, और कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। वह केवल इतना जानता था कि वह जिम्मेदारी लेगा, लेकिन सूली से शादी करके नहीं। सूली ने जियाओ लो को एक अजीब रूप दिया, और वह उस वादे के बारे में उसके संदेह को महसूस कर सकता था जो उसने अभी जिम्मेदारी लेने के लिए किया था, और अब उसने उसके साथ कैसे गलत किया था। वह आंखों के संपर्क से बचता था, लेकिन जानता था कि वह उसे सही देख रही थी, और अपराध का भार उस पर पड़ने लगा। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई और आंसू उसके गाल से नीचे गिरने लगे। जियाओ लो ने आह भरी और कहा, मिस सू, आप और मैं सिर्फ 2 अजनबी हैं, और शादी एक बड़ी बात है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको सोचना होगा और निर्णय लेने से पहले सावधानी से विचार करना होगा। सूली ने अपनी आंखों में नाराजगी के संकेत के साथ उसे देखा और कहा, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा है और इस पर ध्यान से विचार किया है। जियाओ लो को किसी ऐसी चीज में मजबूर किया जाना पसंद नहीं था जिसके लिए वह तैयार नहीं था, और उसने सोचा कि यह एक स्टैंड बनाने का समय था। उसने अनजाने में अपनी पीठ को सीधा किया और अपनी छाती को बाहर धकेलते हुए कहा, आपने इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, नहीं उस तरह का प्लेइंग हाउस में विश्वास गेम है जिसे हम बचपन में खेला करते थे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, और कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए प्रतिबद्ध करना होगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो जब आपने कहा कि आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, तो आपका मतलब क्या था? सुली ने कहा। उसकी आवाज से धार गायब थी, और उसके स्थान पर निराशा का एक स्वर। आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, और जियाओ लो का दिल उसके पास चला गया। लेकिन उसे दृढ़ रहना पड़ा। मेरा मतलब है, जब मैं कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेने जा रहा हूँ, और ऐसा करने के कई अन्य तरीके हैं, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं उठता, शियाओ लो ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए अपना पुण्य खो दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने निर्दयी होगे। जियाओ लो व्यथित दिखे और कहा, मिस सू, मुझे आपको कुछ बताना है। वह रात भी मेरा पहला मौका था। मैंने आपको जिम्मेदारी लेने के लिए भी नहीं कहा। ओ, यो शेमलेस। सुली अविश्वसनीय था। वह समझ सकती थी कि क्या कोई आदमी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ कहना इतना दूर जाना है। एक आदमी की पहली बार एक महिला की तुलना में कैसे हो सकती है? सूली इतनी परेशान हो गई कि उसे दिल की धड़कन शुरू हो गई। अगर आपको लगता है कि मैं बेशर्म हूं तो ऐसा हो, मैं क्या कर सकता हूँ? सूली ने लाल आंखों से जियाओ लो को देखते हुए अपने आंसू पोंछे, फिर वह खड़ी हुई और एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा। उसने निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक पर विराम लगाते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं? जियाओ लो ने निगल लिया। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन वह इस पर अपनी उंगली नहीं डाल सका। वह सोच रहा था कि क्या यह महिला उसके साथ बहस करने की योजना बना रही थी जब तक कि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहती थी। उसने खांसते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम आज मुझे इस बात को ध्यान में रखते हुए मिले हो तो मुझे माफी मांगनी होगी। मेरा जवाब नहीं है। तो ठीक है। सुली ने उसे घूरकर देखा, और दर्द और दोहक के आंसू उसके गालों से नीचे बह गए। उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए लड़ते हुए सूंघा और कहा, जब मैं भूत हूँ, मैं आपको जीवन भर परेशान करने वाला हूँ। जियाओ लो यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह उस पर एक आरोपी उंगली उठा रही थी, और उसके द्वारा बोले गए हर शब्द को गहरा काट दिया गया। जब सुली ने अपना वाक्य समाप्त किया तो वह अचानक मुड़ गई और बालकनी की ओर भाग गई। जियाओ लो उसके पीछे चला गया, और जब उसने उसे बालुस्ट्रेड पर चढ़ते देखा तो घबरा गया। यह 52वीं मंजिल थी, क्या वह उसे समय पर रोक सकता था? फिर सूली ने खुद को बालकनी से फेंक दिया, क्योंकि वह और अधिक नहीं ले सकती थी। वह भावनात्मक रूप से परेशान थी और उसने खुद को मुक्त करने का फैसला किया था। उस पल में समय स्थिर खड़ा था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर निराशा की मुस्कान बन गई और उसके दिमाग में असंख्य यादें चमक उठीं। शायद कल की सुर्खियों में यह खबर आएगी कि उसने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह अभी बस इतना चाहती थी कि वह अपने जीवन का अंत कर दे। उसने अपने जीवन में इतनी निराशा का सामना किया था, और वह अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। ऐसा कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। वह फिर कभी अपनी मां पर भरोसा नहीं कर सकती थी, और उसके छोटे भाई ने कभी भी हर समय पैसे की मांग नहीं की। उसका एकमात्र अफसोस सू जियाओबे को फिर से देखने में सक्षम नहीं था। वह सोच रही थी कि वह और उसकी बहन ने इस तरह के भाग्य को साझा क्यों किया, लेकिन शायद यह नियति थी और होना था। उस संक्षिप्त क्षण में जैसे ही वह बालकनी से कूदी, उसका पूरा जीवन उसके सामने चमक गया। फिर कहीं से भी एक मजबूत हाथ ने उसे कमर के चारों ओर पकड़ लिया और उसे गिरने से रोक दिया। अभी क्या हुआ?
उसकी आंखें खुल गई और उसने जो कुछ भी देखा वह एक ऐसे आदमी की नजर थी जो अन्य सभी से बहुत अलग था। जियाओ लो। वे 52वीं मंजिल पर बालकनी से अनिश्चित रूप से लटके हुए दो ट्रेपेज कलाकारों की तरह थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी आंखें। सूली ने जियाओ लो की आंखों में देखा और उसे एक छिपे हुए दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि जिस क्षण सूली कूद गया जियाओ लो को संग यू की याद आ गई, जिसे वह बहुत प्यार करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना निर्दोष और शुद्ध था। लेकिन भाग्य ने उसे एक क्रूर हाथ दिया था और जब उसने दम तोड़ दिया तो उसने खुद को एक छत से फेंक दिया। लेकिन जियाओ लो उसे बचाने के लिए वहां था। जब वह ठीक हो गई तो उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी और संग यू जीवन पर एक नया पट्टा खोजने के लिए आगे बढ़ा। वह हमेशा के लिए जियाओ लो के दिल में एक विशेष स्थान होगा। शियाओ लो ने सूली को देखते हुए संज्ञा के दर्शन देखे, कभी उम्मीद नहीं की कि वह अपनी जान लेने के लिए कितनी दृढ़ थी। वह वास्तव में उसके साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। अचानक जियाओ लो को अकथनीय क्रोध से भर दिया गया। क्या आपने कूदने से पहले जियाओ बे के बारे में सोचा था? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। सूली के दिमाग में उथल पुथल थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। नियति ने व्यवस्था की थी कि वह जियाओ लो से मिली जो अनुमान लगा सकता था कि वे इतनी गहराई से जुड़े होंगे, लेकिन भाग्य हर किसी को मूर्ख बनाता है। उसने उसे अपना पुण्य दिया था और पिछले 4 दिनों में उसने अपने कार्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कड़ी कोशिश की और आखिरकार जियाओ लो को उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जिसके साथ वह अपना जीवन बिताएगी। मूर्ख औरत। शियाओ लो उत्तेजित था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सूली उन शब्दों को सुनकर कठोर हो गई और वह केवल जियाओ लो को चुपचाप देख सकती थी, क्योंकि उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसे बालूस्ट्रेड पर उठा लिया। जैसे ही उसने जियाओ लो को आसानी से रेलिंग पर खुद को खींचते हुए देखा, सूली अभी भी एक दुविधा में था। उसे लगा जैसे एक दिव्य हवा ने उसे उठा लिया है और उसे वापस बालकनी पर रख दिया है। सूली को ठीक होने में कुछ समय लगा और आखिरकार वह अब अपने हाथ में एक दस्तावेज के साथ जियाओ लो के सामने बैठी थी। जियाओ लो ने दस्तावेज के माध्यम से देखा और यह एक विवाह समझौता था जिसमें नियमों और शर्तों का एक व्यापक सेट शामिल था। उनमें से कुछ विचित्र थे, अर्थात उनके रिश्ते को प्रचारित करने पर प्रतिबंध, अन्य पुरुषों या महिलाओं के साथ संबंध में संलग्न होना और पार्टियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना, ये उनमें से कुछ ही थे। क्या आपको यकीन है कि यह एक शादी है? जियाओ लो ने उसे एक अजीब नजर से देखा, क्योंकि यह केवल नाम की शादी थी। सूली ने अपनी चाय की चुस्की ली और सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, एक बार जब मैं एक ऐसे आदमी से मिलती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो मैं आपको आपकी स्वतंत्रता वापस कर दूंगी। हम मुझे समझने की कोशिश करने दो कि आप क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक अतिरिक्त टायर हूँ, एक तरह का। सूली ने एक बार फिर अपने ठंडे सेलिब्रिटी व्यवहार को ग्रहण किया, लेकिन यह सिर्फ एक मोर्चा था। वह उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? उसने उसे महत्वहीन महसूस करने का इरादा किया और फिर उसे खुद को सुधारने और बेहतर बनाने का आग्रह किया। अध्याय 342, एक अंतर्निहित भाग्य। जियाओ लो ने अपनी जान लेने के प्रयास के बाद ही सूली से शादी करने पर सहमति व्यक्त की थी। वास्तव में उन्होंने इसे केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा और आश्वस्त थे कि सूली जल्द ही इस खेल से थक जाएगा और अंततः अपने दिखावटी विवाह को समाप्त कर देगा। जियाओ लो ने महसूस किया कि सूली इस बात पर थोड़ा ओवरटॉप था कि उसने उसे पहली बार कैसे देखा, इस बिंदु पर कि वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार थी। वह उसे बताना चाहता था कि आज कई विवाहित जोड़े थे जो अपने पहली बार को एक साथ साझा नहीं करते थे, क्योंकि समय बदल गया है और समाज इन दिनों बहुत अधिक उदार था। कुछ सोचने के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया, खासकर जब उसने सूली की कठोर नजर देखी। दोपहर में वे दोनों विवाह प्रमाणन के लिए आवेदन करने के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो में गए। जियाओ लो एक अलग घरेलू पंजीकरण पुस्तक लाया। चूंकि सूली को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, इसलिए उनकी ओर से आवेदन को संसाधित करने के लिए एक विश्वसनीय कर्मचारी को सौंपा गया था और उन्होंने कुछ तार खींचने के बाद विधिवत अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। विवाह प्रमाण पत्र की नकल की गई थी और एक प्रति जियाओ लो को सौंपी गई थी, जबकि सूली ने दूसरा रखा था। शियाओ लो ने जब अपने प्रमाण पत्र पर शादी की तस्वीर देखी तो मिश्रित भावनाएं थी। हाथ में विवाह प्रमाण पत्र के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब एक विवाहित व्यक्ति था? यह असली था और यह एक शादी की तरह कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एक दूसरे के लिए कोई भोज या प्यार की प्रतिज्ञा नहीं थी और वास्तव में उनके बीच शायद ही कोई स्नेह था। फिर भी वे अपवित्र विवाह में शामिल हो गए थे, सभी चर्मपत्र के एक टुकड़े के कारण। मिस सू, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप आज अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछतावा नहीं करेंगे, जियाओ लो ने कहा। सूली ने इस बयान का जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और अपने सीमित संस्करण के गुलाबी मिनी कूपर की ओर बढ़ा, उसने कहा, मैं अपनी माँ को देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। जियाओ लो ने एक चेहरा बनाया और अपने नथुनों के माध्यम से एक त्वरित सांस ली। उसने विवाह प्रमाण पत्र को अपने फोल्डर में खिसका दिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। एक ही कार में दो व्यक्ति, एक चालक की सीट पर जबकि दूसरा पीछे बैठा था, और दोनों में से किसी ने भी अब तक एक शब्द नहीं कहा था। वे दो हिमखंडों की तरह थे, एक दूसरे की तुलना में ठंडा होने की कोशिश कर रहा था। सूली ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने रियरव्यू मिरर के माध्यम से जियाओ लो को देखा और कहा, क्या आपको अभी तक नौकरी मिली है? उसका लहजा ठंडा और आधिकारिक था, जैसे एक प्रबंधक एक अधीनस्थ से सवाल करता है। नहीं, जियाओ लो ने थोड़े उत्साह के साथ जवाब दिया। वह नरम चमड़े की सीट पर वापस झुका हुआ था और उसकी बाहों को उसकी छाती पर पार कर रहा था और अपनी ठोड़ी को अपनी हथेली में टिका रहा था, क्योंकि वह लापरवाही से गुजरने वाली सड़कों पर खिड़की से बाहर देख रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सूली की जजमेंटल आंखों में जियाओ लो ने एक स्लब की तरह व्यवहार किया और बेहतर करने के लिए प्रेरणा की कमी दिखाई। हालांकि वह और जियाओ लो एक स्नेही संबंध साझा नहीं करते थे, वह आधिकारिक तौर पर उसका नाममात्र पति था। सूली ने जो देखा उस पर अपनी निराशा को छिपाया नहीं और कहा, एक आदमी के रूप में आपके पास एक सभ्य कैरियर होना चाहिए, इसलिए कृपया उचित नौकरी की तलाश करने के लिए कुछ प्रयास करें। यदि आपको वास्तव में कोई नहीं मिल रहा है तो आप मेरे दोस्त शेन किंगयान की कंपनी में जा सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओ लो ने उसे अचानक काट दिया। उन्होंने पहले से ही उम्मीद की थी कि यह इस तरह से होने जा रहा था, यह जानते हुए कि सूली एक उत्कृष्ट और सफल व्यक्ति थे और ऐसी महिला अपने स्वयं के मजबूत विचार और राय रखती थी।
वह निस्संदेह जियाओ लो के साथ अपना रास्ता पाने के लिए अपनी स्थिति और उपलब्धियों का उपयोग करने जा रही थी। सूली ने सवारी की अवधि के लिए कुछ और नहीं कहा और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। गुलाबी मिनी कूपर ने यात्रा को पूरी गति से चलाया। एक अच्छे समय में सिल्वर ड्रैगन विला में पहुंचे। वहां प्रत्येक आवासीय अपार्टमेंट को व्यक्तिगत रूप से अलग किया गया था और हालांकि शेन किंग्यान के कोंडोमिनियम के रूप में शानदार नहीं था, वास्तुकला सुरुचिपूर्ण थी और वातावरण शांतिपूर्ण और शांत था। इसने एक ट्रेंडी और समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान किया। जियाओ लो ने आवासीय अपार्टमेंट में से एक में सू ली का पीछा किया। दरवाजा खुला और मामूली कद की एक नानी ने उन्हें अंदर जाने दिया। जब उन्होंने लिविंग रूम में प्रवेश किया तो घर की महिला सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तरबूज के बीज का एक कटोरा पकड़े हुए। वह अवकाश की महिला की तरह दिखती थी जो भौतिक धन के जीवन की आदी थी। उसके घुंघराले बालों को वापस ब्रश किया गया था और एक विशाल बालों में स्टाइल किया गया था और उसके गाल पर एक प्रमुख तिल था। अजीब तरह से चेहरे के निशान ने उसे चतुर और गणनात्मक होने की उपस्थिति दी, जबकि जिस तरह से उसने खुद को आगे बढ़ाया उससे पता चलता है कि उसके पास एक औसत लकीर थी। तो यह वास्तव में उसकी माँ थी। जियाओ लो को यकीन था कि जिस महिला ने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात सूली को नशीली दवा दी थी वह वास्तव में उसकी माँ थी और सूली ने कहानी नहीं बनाई थी। जब उसे एहसास हुआ कि ऐसी माँ वास्तव में मौजूद है तो वह घृणा में आग भरने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही महिला ने सूली को देखा वह सोफे पर सीधा लेट गई। उसने अपने खरबूजे के बीज को दूर रखा और तुरंत खड़ी हो गई और भारी अपराध बोध के साथ सूली को घबराहट से देखा। सूली अपनी माँ के बगल में सोफे पर बैठ गई और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपके द्वारा की गई चीजों के बारे में सवाल करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ केवल एक बात बताने आया हूँ, बस इतना ही। अब मैं शादीशुदा हूँ, है ना? तुम क्या हो? आप पहले से ही विवाहित है। महिला का जबड़ा गिर गया और वह सदमे से चौड़ी आंखों से थी। सूली की शादी की खबर इतनी अचानक थी और कहीं से भी नहीं आई थी। यह कब हुआ और किसके साथ? सूली ने शादी का प्रमाण पत्र सोफे पर फेंक दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया उसने ठंडे ठंडे भाव के साथ अपनी माँ को देखा। सूली की माँ ने प्रमाण पत्र छीन लिया और जैसे ही उसने दस्तावेज को देखा उसकी आंखें कांप गई। उसने जियाओ लो पर अपनी हिलती हुई उंगली की ओर इशारा किया और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते हुए वह सूली की ओर मुड़ी और कहा, क्या बेटी, तुम उसके जैसे किसी से शादी कैसे कर सकती हो? इस दुनिया में केवल होंगजी ही आपके योग्य है। आप दोनों अच्छी तरह से मेल खाते हैं। आप उनके जैसे किसी अज्ञात बदमाश से शादी कैसे कर सकते हैं? महिला व्यथित थी, अपनी छाती को पकड़े हुए जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा गया हो। उसकी अनमोल बेटी बिना पैसे या हैसियत के इस कचरे से शादी कैसे कर सकती है? यह सब आपके लिए धन्यवाद है, माँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सूली अब अपने क्रोध को रोक नहीं सका और वह चिल्लाई, वांग वांजिंग, तुम मेरी जैविक माँ हो। तुम मुझे ड्रग कैसे दे सकते हो और उस आदमी को मुझे अपमानित करने की अनुमति कैसे दे सकते हो? आप जैसी माँ इस दुनिया में कैसे रह सकती है? वांग वांजिंग की आंखें लाल हो गई, लेकिन फिर भी आश्वस्त थी कि उसके कार्य उचित थे। उसने जवाब दिया, बेटी, मेरी बात सुनो। मैंने यह आपकी भलाई के लिए किया। यांग परिवार अमीर और शक्तिशाली है, उनका प्रभाव है। यांग होंगजी के साथ आपकी शादी स्वर्ग में बनाई गई एक मेल है। आपके और उनके बीच का संयोजन एकदम सही होगा। इतना काफी है। सूली पीड़ा में चिल्लाई और उसकी आंखें लाल और पानी से भरी हो गई, लेकिन वह मजबूत धैर्य की महिला थी और आंसू का मुकाबला करती थी। फिर वह अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़ी हो गई और अपनी ठोड़ी को उठाते हुए कहा, आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपकी योजनाओं का पालन करना होगा। बहन अब जहां है क्योंकि उसने आपकी बात सुनी, क्या आपको एहसास नहीं है कि क्या आपने पर्याप्त पाप नहीं किया है? मैं वांग वांजिंग शब्दों के लिए नुकसान में थे। सूली की बहन का उल्लेख एक कच्ची नस को मारा और पीड़ा और अपराध की अचानक लहर ने वजन कम कर दिया। वह फर्श पर गिर गई, सोफे पर गिर गई। अब से मुझे फिर कभी मत ढूंढो, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। मैं हर महीने सुकैनी और आपके खाते में धन हस्तांतरित करूंगा। आप बेहतर सुनिश्चित करें कि आप अपने खर्च को ठीक से प्रबंधित करें। यदि आप इसे अग्रिम में खर्च करते हैं तो आप जाते हैं और कहीं और पैसा ढूंढते हैं। बेटी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, वांग वांजिंग फुसफुसाए। जिस क्षण आपने मुझे ड्रग देने का फैसला किया, आपने हमारी माँ बेटी के रिश्ते को काट दिया। अंदर से सूली को चोट लगी, लेकिन यह किया जाना था। अगर यह उसकी जैविक माँ नहीं होती तो वह निश्चित रूप से आरोप लगाती। उसने अपना निर्णय ले लिया था और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने विवाह प्रमाण पत्र एकत्र किया, जियाओ लो के हाथ को पकड़ा और वे एक साथ चले गए। जब तक वह घर से बाहर निकली उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था और वह पीला और थका हुआ लग रहा था। जियाओ लो ने उसके दोहक को महसूस किया और समझना शुरू कर दिया कि वह क्या कर रही थी। उसने उसे ऊतक का एक टुकड़ा सौंप दिया। अपने आंसू पोंछ लो। सूली ने उस पर नजर डाली और इसे स्वीकार कर लिया। फिर उसने जियाओ लो की ओर अपनी पीठ घुमाई और अपने आंसू पोंछे। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम इसे गुप्त रखना चाहते हो? तुमने अपनी माँ को हमारी शादी के बारे में क्यों बताया? जियाओ लो ने पूछा। वह किसी को नहीं बताएगी। फिर अपनी भावों को सिकोड़ते हुए सूली ने जियाओ लो का सामना किया और टिप्पणी की, कृपया स्पष्ट रहें, प्रोटोकॉल केवल आपके व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए है और यह मुझ पर लागू नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ, इसलिए आपके पास हर चीज में अंतिम निर्णय और अधिकार है। जियाओ लो सिर्फ बहस के मूड में नहीं था। उसने शादी के प्रमाण पत्र पर अपना नाम छपवाया था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह शादीशुदा है। यह ठीक यही रवैया था जिसने उसे सूली को अपनी पत्नी के रूप में मानने की कोशिश करने से भी रोका। उसे उम्मीद थी कि यह खेल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वह यह महसूस करने में विफल रहा कि जिस क्षण प्रमाण पत्र जारी किया गया था, इस महिला के साथ उसका भाग्य पहले से ही जुड़ा हुआ था। वह इसे फेंक नहीं सकता था, न ही वह इसे टाल सकता था। भाग्य के पहिए पहले से ही गति में थे, प्रारंभिक अस्वीकृति से लेकर धीरे धीरे पारस्परिक आकर्षण तक, और अंततः एक दूसरे के एक और केवल बन गए। क्या यह सब उचित समय में होगा? अध्याय 343 अंगूठी। यह प्लेइंग हाउस के खेल की तरह था, जहां एक बार नवविवाहितों को अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल गया तो यह इसका अंत था और वे तब एक विवाहित जोड़े थे और उसके बाद खुशी से रहते थे। लेकिन यह असली दुनिया थी। जियाओ लो निश्चित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पूर्व विवाह समझौते से बंधा था।
उसने पिछले कुछ दिनों से चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बिताया था। वह मुश्किल से इस तरह की संदिग्ध व्यवस्था को स्वीकार कर सकता था, इसलिए उसे यकीन था कि उसका परिवार भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। नीले रंग में से जी सीन ने उससे संपर्क किया और जियाओ लो को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे आखिरी बार उससे सुने हुए कुछ समय हो गया था। अजीब तरह से उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वह खुद को सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वह उसकी पत्नी होने के लिए अधिक उपयुक्त कैसे होगी। हेलो श्री जियाओ लो। हाय, क्या आप पहले से ही जियाहाई लौट आए हैं? जियाओ लो ने पूछा। हाँ, मैं अब क्रिसेंट बे होटल के बाहर हूँ। मैं आपको एनएसए मुख्यालय लाने के लिए यहाँ हूँ, जी सिंह ने कहा। एक तरह से जियाओ लो ने एक गीत पक्षी की अलौकिक गुणवत्ता के साथ अपनी नरम सौम्य आवाज को याद किया। ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। जियाओ लो जल्दी से फ्रेश हो गया और अपने कपड़े बदल दिए। एनएसए के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जी सिंह को पता था कि वह कहाँ रहता था। उन्होंने जो अंगूठी पहनी थी उसमें जीपीएस ट्रैकिंग फंक्शन था और एनएसए जल्दी से उनके सटीक स्थान को त्रिगुणित करने में सक्षम होंगे। शियाओ लो काले रंग की जैकेट, समुद्री नीले रंग की पतली फिट जींस और लंबी पैदल यात्रा के जूते पहनकर बाहर निकले। उनके संगठन की लागत $2000 से अधिक नहीं थी और यह बहुत कम संभावना थी कि जो कोई भी उसे देखता था वह विश्वास करेगा कि वह लो वर्कशॉप का मालिक था। एक बॉस के लिए यह पोशाक कुछ ज्यादा ही जर्जर थी। उनके काले बालों को लापरवाही से पीछे की ओर ब्रश किया गया था और वाकपटु भौहों और तीव्र काली आंखों की एक जोड़ी ने उनके सुंदर चेहरे में आयाम जोड़ दिया। और यद्यपि उन्होंने एक आकस्मिक पोशाक पहनी थी, जियाओ लो की प्राकृतिक अपील और आत्मविश्वास की व्यवहार को दबाना मुश्किल था। पिताजी दरवाजा खोलो, पिताजी दरवाजा खोलो। नहीं। पाउंड एक एन। जैसे ही वह जाने वाला था, वह दरवाजे से परे से सू जियाओबे की स्नेही आवाज सुन सकता था। जियाओ लो खुद से मुस्कुराया। छोटी बे बे हमेशा अपने दिन का मुख्य आकर्षण थी। जब उन्होंने सू जियाओबे को उन्हें पिताजी कहते हुए सुना तो जियाओ लो को पता चला कि वह वास्तव में आधिकारिक तौर पर अब उसके पिता थे। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने केवल अपने कंधे उचकाए, क्योंकि चाहे नाम से या कानून से वह हमेशा सू जियाओबे के पिता की तरह महसूस करता था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी बड़ी उज्जवल आंखें उसे घूर रही थी। सू जियाओबे के प्यारे छोटे चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान थी और वह प्रत्याशा की भावना के साथ अपनी आंखें झपका रही थी। अपने हाथों में उसने एक छोटा लेकिन प्रभावशाली दिखने वाला बॉक्स पकड़ रखा था और जैसे ही उसने जियाओ लो को देखा, उसने बॉक्स को उसकी ओर उठाया और कहा, पिताजी, मम्मी ने कहा कि यह आपके लिए है। यह क्या है? जियाओ लो ने झुकते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू जियाओबे ने कॉय खेला, लेकिन वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकी क्योंकि उसने जल्दी से उससे आग्रह किया और कहा, पिताजी, इसे खोले और एक नजर डालें और आपको पता चल जाएगा। जियाओ लो ने छोटे बॉक्स को स्वीकार करने से पहले स्नेह के साथ अपने बालों को हिलाया और जब उसने इसे खोला तो वह तुरंत जम गया। रिंग बॉक्स के अंदर एक चमकदार हीरे से सजी एक उत्तम अंगूठी थी। इसके आंतरिक शंख की पहचान कई लैटिन वर्णमालाओं के साथ उत्कीर्ण की गई थी, केएलए सीएन। यह एक केएलए हीरे की अंगूठी थी और इसके दिखने से यह स्पष्ट रूप से एक अंगूठी थी जो बहुत लायक थी। इसे पहन लो। दरवाजे के फ्रेम के छिपे हुए हिस्से से एक ठंडी आवाज आई। जियाओ लो ने अपना सिर अपनी दिशा की ओर झुका दिया। सुली दृश्य में चला गया। उसने एक बरगंडी विंडब्रेकर पहना था और वह सोच रहा था कि क्या वह बाहर जा रही थी या अभी लौटी थी। चाहे उसने जो भी पहना हो, वह हमेशा उसमें लालित्य लाती थी और जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, उसे उसकी खुशबू की भनक लग गई। जियाओ लो ने तुरंत अपनी बाईं अंगूठी की उंगली पर एक अंगूठी देखी और यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि सू जियाओबे ने उसे सौंपा था। वह खड़ा हो गया, कुछ हद तक भौहें सिकोड़े हुए, और पूछा, तो यह किस बारे में है? सूली ने कहा, हमें अब एक अंगूठी की जरूरत है क्योंकि हम शादीशुदा हैं। और एक छोटे से विराम के बाद उसने कहा, मैं गंभीरता से आप पर भरोसा नहीं कर सकती कि आप एक सड़क विक्रेता से कुछ हजार रुपए की कीमत वाली अंगूठी खरीदे। क्या मैं कर सकती हूँ? जियाओ लो ने अपनी आंखें उस पर टिका दी और भौं को चूमते हुए वह फरो दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस महिला के सिर में क्या चल रहा था। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं थी? यह शादी एक दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं थी और केवल एक दुर्घटना के कारण हुई थी। तो क्या अंगूठी का उद्देश्य केवल उपस्थिति के लिए था? पिताजी, इसे पहन लो, आप इसके साथ अच्छे दिखेंगे। सू जियाओबे ने जियाओ लो को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर मासूमियत और उत्साह की झलक लिखी हुई थी। जियाओ लो ने निस्संदेह सूली को खुश करने के लिए इसे नहीं पहना होगा, लेकिन उनके पास इस छोटी लड़की के लिए ऐसा करने का कोई दूसरा विचार नहीं था। वह उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसने घुटने टेक दिए और कहा, ठीक है, क्या आप इसे पहनने में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है पिताजी। शियाओ लो द्वारा अंगूठी सौंपे जाने के बाद सू जियाओबे ने उत्सुकता से अंगूठी पकड़ी, फिर उसने भौहें सिकोड़ी और जियाओ लो से पूछा, हम पिताजी, आप इसे किस उंगली पर पहनना चाहते हैं? ओह, कोई भी उंगली ठीक है, जब तक यह फिट बैठता है आप इसे डाल सकते हैं, जियाओ लो ने कहा। सुली ने उसे सही करने के लिए जल्दी की और कहा, किसने कहा कि आप इसे किसी भी उंगली पर पहन सकते हैं? आपको इसे अपने बाएं हाथ पर अनामिका उंगली पर रखना होगा। अनामिका? सू जियाओबे को बिल्कुल पता नहीं था कि रिंग फिंगर कौन सी थी और उसने सूली पर एक नजर चुरा ली, लगभग जैसे उसे डर था कि उसे फटकार लगाई जाएगी, और जियाओ लो से पूछा, पिताजी, रिंग फिंगर कौन सी है? जियाओ लो ने अपने बाएं हाथ पर अपनी अनामिका उंगली चिपका दी। यह एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैं देखता हूँ। सू जियाओबे ने अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वह जियाओ लो के लिए इसे लगाने के लिए आगे बढ़ी। शियाओ लो ने सू जियाओबे को गाल पर एक धब्बा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली पर अंगूठी को निहारते हुए एक रोमांचित अभिव्यक्ति का नाटक किया। लेकिन अंदर से वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि शादी के बैंड का फिट एकदम सही था। यह तंग या ढीला नहीं था और वास्तव में यह बहुत अच्छा लग रहा था। सोने की अंगूठी का आंतरिक शंख एक साटन फिनिश में था और बाहरी शंख एक उच्च चमक के लिए झुका हुआ था और इसके मुकुट पर एक चमकदार हीरे के साथ एम्बेडेड था। घुड़सवार हीरा अत्यधिक बड़ा नहीं था और इसका सिर उन पंजे के ठीक ऊपर उठ गया था जो इसे जगह पर रखते थे। यह बहुत चमकदार नहीं था, लेकिन न ही इसे कम करके आका गया था जो सभी के देखने के लिए अपनी फिजूल खर्ची को बरकरार रखता था। उसने अपना हाथ उठाया और सुली से पूछा, मैं आपसे वही सवाल पूछने जा रहा हूँ जो मैंने पहले पूछा था।
ऐसा करके क्या आपको डर नहीं है कि हर कोई हमारे रिश्ते को समझ लेगा? सूली ने उसे उदासीन रूप से देखा और कहा, ठीक है, अंगूठी पहनने का मतलब कोई बात नहीं है। जैसे ही उसने बात की, उसने अचानक देखा कि जियाओ लो ने अपनी तर्जनी उंगली पर एक और अंगूठी पहनी हुई थी। वह अंगूठी जो आपने पहनी है, वह आपको कहाँ से मिली? यह बहुत बदसूरत है, आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए। मुझे खेद है, लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। जियाओ लो ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और उनका इस तरह के अनुचित अनुरोध का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह इस तरह की बात भी उठाएगी और वह उन महिलाओं की तरह आ रही थी जो चीजों को अपने तरीके से करने पर जोर देती थी। जियाओ लो उसे शर्तों को निर्देशित करने और अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देने जा रहा था। यह नहीं था कि वह कैसे उठाया गया था और एक आदमी के रूप में उसका गर्व इसकी अनुमति नहीं देगा। उसने अपने हाथ से सू जियाओबे के बालों को ब्रश किया और कहा, जियाओबे, पिताजी अब बाहर जाने वाले हैं, इसलिए आप घर पर रहें और अच्छे रहें, ठीक है? ठीक है पिताजी। बे तुम्हारे घर आने का इंतजार करेगी, छोटी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाते हुए कहा। जियाओ लो ने सूली को नहीं देखा और एक शब्द के बिना लिफ्ट की ओर चलने के लिए उठ गया। सूली ने भी कुछ नहीं कहा। जियाओ लो वहां जाने के लिए स्वतंत्र था जहां वह खुश था और वह केवल उम्मीद कर रही थी कि वह पूरे दिन घर पर रहने और उससे दूर रहने के बजाय जियाहाई में अपने लिए एक करियर बना सकता है। जैसे ही वह होटल की लॉबी में पहुंचा, उसने देखा कि जी सिंह सोफे पर बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उसने लिफ्ट पर अपनी आंखें छील रखी थी और जैसे ही जियाओ लो दिखाई दिया, वह पहले से ही अपने पैरों पर थी। उसने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया और उसे फिर से देखने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दी। श्री जियाओ लो। उसके काले बाल उसके कंधों पर आकर्षक रूप से बह रहे थे, उसके सुंदर चेहरे को फ्रेम कर रहे थे जो उसकी चमकदार आंखों और घुमावदार भौहों से बढ़ रहे थे। वह चमक रही थी क्योंकि उसने जियाओ लो को अपने नाजुक होठों के साथ एक मोहक मुस्कान दी थी। शियाओ लो ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने आपको लंबे समय तक इंतजार कराया होगा। ओह, यह ठीक है, श्री जियाओ लो मालिक है। एक अधीनस्थ के लिए अपने बॉस पर इंतजार करने में कुछ भी गलत नहीं है, जी सिंह ने जवाब दिया। जियाओ लो इससे काफी सहमत नहीं थे, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और बस अपना सिर हिलाया। तो चलिए चलते हैं। हम। जी सिंह ने जियाओ लो का पीछा किया और जैसे ही उसने पीछे से उसे देखा, उसने किसी तरह एक ही समय में उत्साह और खुशी की भावना महसूस की। यह अलगाव की लंबी अवधि के बाद किसी के साथ फिर से जुड़ने जैसा महसूस हुआ और इसने उसे एक गर्म फजी भावना दी। अध्याय 344 किंग कांग और ड्रग लेडी। जी सिंह जियाओ लो को एनएसए मुख्यालय तक ले गए और ड्राइव में लगभग 1 घंटे लगे। जब वे पहुंचे तो जी सिंह शहर के केंद्र के सबसे पूर्वी बिंदु पर एक इमारत के सामने रुक गए। इमारत ऊंची, मोटी दीवारों और विशाल द्वारों से घिरी हुई थी। शियाओ लो ने प्रभावशाली इमारत की झलक देखी क्योंकि वे पहले गेट से आगे बढ़ रहे थे और अब जब वह इसके ठीक सामने खड़े थे तो उन्होंने संरचना की पूरी महिमा को देखा जिसके सामने राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहरा रहा था। सशस्त्र गार्ड प्रवेश द्वार पर तैनात थे और जियाओ लो को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उन्हें जरूरत थी तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाएंगे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उस जगह के बारे में अधिकार की एक शानदार हवा थी जो आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि यह देश की सुरक्षा एजेंसी का पवित्र मैदान था। यह एनएसए मुख्यालय है। जियाओ लो ने इमारत और उसके आसपास के इलाकों का कुछ भय के साथ सर्वेक्षण किया। किसी व्यक्ति के लिए अपरिचित स्थानों से सावधान रहना पूरी तरह से सामान्य था। हाँ, जी सिंह ने मुख्य प्रवेश द्वार को देखते हुए जवाब दिया। फिर विशाल मैदान को स्कैन करने के लिए मुड़ते हुए उन्होंने कहा, इसमें 680 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। इसमें तकनीकी भवन, प्रशिक्षण मैदान, कार्यालय भवन, मनोरंजक मैदान और कई अन्य सुविधाएं हैं। कई सैनिक यहाँ रहते हैं और उन्होंने देश की बेहतर सेवा करने के लिए अपने कौशल और ताकत में सुधार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, एनएसए और पुलिस के बीच वास्तव में क्या संबंध है? तो क्या एक दूसरे का प्रभारी है? जियाओ लो ने पूछा। जी सिंह थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा, दोनों में से कोई भी दूसरे का प्रभारी नहीं है, लेकिन अगर दोनों मिशन ओवरलैप होते हैं तो पुलिस एनएसए के लिए रास्ता बनाएगी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को अन्य सभी चीजों पर प्राथमिकता दी जाती है। हमारा संबंध 1900 के दशक की शुरुआत में वारलॉर्ड युग के अराजक समय के दौरान सुरक्षा ब्रिगेड और सेना के समान है। आपका मतलब है एनएसए एक प्रमुख योद्धा है? शियाओ लो ने चिढ़ाया। एक प्रमुख योद्धा? पीएफएफटी। जी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी आकर्षक मुस्कान के किनारे पर डिंपल बन गए और उन्होंने कहा, श्री जियो लो, आप बहुत मजा किया है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वे दोनों मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकले, सशस्त्र गार्डों ने उन्हें चालाकी से सलाम किया। वे एक मैदान के पास से गुजरे जहां प्रशिक्षण में कई सैनिक थे। उनके अभ्यास सेना के समान थे, लेकिन जियाओ लो बता सकते थे कि ये सामान्य सैनिक नहीं थे। उनके दुबले शरीर की हर मांसपेशी शायद ही किसी अतिरिक्त शरीर की वसा के साथ अच्छी तरह से टोन की गई थी और जब वे बड़ी मांसपेशियों के साथ नहीं दिखते थे तो उनकी विस्फोटक शक्ति असाधारण थी। उन्हें प्रशिक्षण लेते हुए देखना एक खुशी की बात थी। जियाओ लो ने देखा कि एक आदमी एक ही झटके से सैंडबैग के माध्यम से मुक्का मार रहा था, दूसरे ने अपनी हथेली के प्रहार से एक पत्थर को चकनाचूर कर दिया और कई लोग आसानी से अपने पीछे एक बड़ा ट्रक खींच रहे थे। ये बहादुर पुरुष लगातार अपनी ताकत और शारीरिक फिटनेस पर काम कर रहे थे और उन्हें धूप में घंटों बिताने से रोक दिया गया था। मैदान को लिंग के आधार पर 2 प्रशिक्षण शिविरों में विभाजित किया गया था और उच्च कांटेदार तार द्वारा अलग किया गया था। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने उत्साह के साथ प्रशिक्षण लिया और मैदान से चिल्लाहट सुनाई दी जो जियाओ लो को प्रेरणादायक लगा। उन्होंने कहा, वे सभी देश भर के विभिन्न विशेष बल समूहों से चुने गए विशिष्ट सैनिक हैं। आप उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से को देखते हैं क्योंकि कई एनएसए के लिए गुप्त मिशन पर गए हैं। इन मिशनों में वीवीआईपी के लिए सुरक्षा विवरण, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और अन्य गुप्त अभियान शामिल है। शायद एनएसए को जियो लो को भी मिशन सौंपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियाओ लो ने नकली आश्चर्य में अपनी भौहें उठाई, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। विषय बदलते हुए उन्होंने जी सिंह से एक सवाल पूछा, बुझांगों के अनुसार एनएसए के पास 2 एस ग्रेड सैनिक हैं? जी सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, उनके कोड नाम किंग कांग और लेडी पॉइजन है। किंग कांग, लेडी जहर? जियाओ लो यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि ये 2 कोड नाम अजीब थे।
जी सिंह ने यह देखने के लिए 2 प्रशिक्षण मैदानों को स्कैन किया कि एस ग्रेड सैनिक मौजूद थे या नहीं। उन्होंने कहा, वे ट्रेनिंग के मैदान पर नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अपनी क्षमताओं के कारण उन्हें किसी अतिरिक्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यदि वे एक मिशन पर नहीं है, तो मुझे यकीन है कि निर्देशक गो उन्हें बाद में आपसे मिलवाएंगे। श्री जियाओ लो, आपको किंग कांग के खिलाफ अपने पहरे पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको निश्चित रूप से लेडी पॉइजन से सावधान रहना चाहिए। क्यों? जियाओ लो जानने के लिए बहुत उत्सुक था। लेडी पॉइजन के शरीर का हर हिस्सा अत्यधिक विषाक्त है, उसके रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ और यहाँ तक कि सांस से भी। वह जो कुछ भी छूती है वह उसके जहर के आगे झुक जाएगा। श्री जियाओ लो, जब आप उससे मिलते हैं तो कृपया याद रखें कि बहुत करीब न जाएं। जी सिंह ने अपनी बात पर जोर देने के लिए सीधे जियाओ लो की आंखों में देखा। यह सुनकर जियाओ लो को विश्वास नहीं हुआ। उसका शरीर जहरीला है। हाँ, मैंने हमेशा सोचा है कि वे इससे पहले केवल वुक्सिया टेलीविजन शो में मौजूद थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे अब विश्वास है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से समझाना मुश्किल है। जियाओ लो ने यह सोचकर अविश्वास में अपना सिर हिला दिया कि जहरीले शरीर जैसी अजीब घटनाएं भी मौजूद हो सकती हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्री जियाओ लो, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि उसके बहुत करीब न जाएं। वह अपने शरीर में जो जहर ले जाती है वह घातक है। शोधकर्ताओं ने एक बार उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों के साथ प्रयोग किया और इसकी तुलना अफ्रीका के घातक ब्लैक मांबा के जहर से की। ब्लैक मांबा के जहर की एक बूंद 45 मिनट में 260 पाउंड के सुअर को मार सकती है, लेकिन उसके शरीर में जहर काले मांबा की तुलना में भी मजबूत है। उसी आकार के सुअर को मारने में केवल 15 मिनट लगते हैं। जी सिंह ने चेतावनी दी। जियाओ लो ने हवा की सांस ली और यहाँ तक कि अपने आमतौर पर स्थिर व्यवहार के साथ उन्हें अचानक ठंड महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि गुझांगुओं ने एक बार उनसे उल्लेख किया कि एस ग्रेड योद्धा भयानक थे और अब वह समझ गया कि क्यों। लेडी पॉइजन की क्षमताओं के साथ किसी को मारना सांस लेने जितना आसान होगा। जब वे तकनीकी इमारत में पहुंचे तो जियाओ लो ने आखिरकार गुझांगुओं से मुलाकात की। एन ओवल एक एन गुझांगुओ अभी भी उतना ही फिट लग रहा था जितना वह कभी था। उसकी सीधी मुद्रा ने उसे अधिकार का एक रूप दिया। उसकी आंखें उज्जवल और चौकस थी और वह हमेशा एक चमकदार मुस्कान पहनता था। उसके चांदी के बालों ने उसे बिल्कुल बूढ़ा नहीं बनाया, बल्कि इसके बजाय इसने उसे एक गरिमापूर्ण हवा दी। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो शायद गुझांगुओं से थोड़ा छोटा था। ऐसा लगता था कि उसने खुद को अच्छे आकार में रखा था। गुझांगुओं की तुलना में उसके चेहरे पर काफी कम झुर्रियां थी और उसके बाल पूरी तरह से काले थे। सफेद बालों का एक भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों गहरे रंग के सूट पहने हुए थे और एकमात्र विपरीत यह था कि एक के पास सफेद बालों का सिर था और दूसरा काला। मिस्टर मी, मैंने लंबे समय से आपका नाम सुना है और आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना खुशी की बात है। काले बालों वाला आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराया और जियाओ लो का हाथ हिलाया। जी सिंह ने उसे जियो लो से मिलवाया। वह हमारे उपनिदेशक श्री डोंगफांग शोयू है, उसने कहा। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जियाओ लो ने कहा और विनम्रता से सिर हिलाया। जांच के परिणामों के अनुसार श्री मी, आप लड़ाई में बहुत कुशल है। आपका अभी तक मूल्यांकन और ग्रेड नहीं किया गया है, इसलिए मैं अब मूल्यांकन करना चाहता हूँ। जियाओ लो के बारे में इतना सुनने के बाद डोंगफांग शोयू यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह मूल्यांकन में कैसे करेगा। यह जियाओ लो ने गुझांगुओं को देखा। जब उन्हें जियांगचिंग में एनएसए शाखा में भर्ती किया गया था तो वह गुझांगुओं के साथ एक समझ में आए थे कि उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। वह चिंतित था कि उपयोग की जाने वाली मशीनें सिस्टम की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होंगी और अगर वे संघर्ष में आते हैं तो यह संभवतः उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। गुझांगुओं ने सूख कर खांसते हुए कहा, डोंगफांग, यह जरूरी नहीं है, यह बाद में किया जा सकता है। आइए पहले मी को अपने कंप्यूटर इंजीनियरों से मिलने के लिए ले जाएं। प्राथमिकता उनके कौशल स्तर को बढ़ाने की है, अन्यथा हमारे देश के आभासी प्रवेश द्वार खतरे में बने रहेंगे। अगर वे हमारी सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं तो उन्हें भुगतान करने का क्या मतलब है, हम विभाग को भंग भी कर सकते हैं। अनिवार्य मूल्यांकन एनएसए प्रोटोकॉल का हिस्सा था और अपवाद के बिना सभी का मूल्यांकन किया जाना था। गुझांगुओं ने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि जियाओ लो मूल्यांकन को छोड़ सकते हैं, लेकिन डोंगफांग शोयू एनएसए के अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी थे और नियमों के लिए एक स्टिकर थे। सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना था। यहाँ तक कि गुझांगुओं एक निर्देशक के रूप में इन नियमों को स्पष्ट रूप से दरकिनार करने और एक मिसाल कायम करने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया ताकि यह देखा जा सके कि वह पहले किस पक्ष को मना सकते हैं, और समय आने पर एक पक्ष को समझौता करना पड़ा। डोंगफांग शोयू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, चलो पहले उनसे मिलते हैं। शियाओ लो के कंधे को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, श्री मी, आपको उन्हें सुधारने और उनके कौशल को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, कृपया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जियाओ लो ने कहा। अध्याय 345, खुद को साबित करने का अवसर। दोनों निदेशकों ने मार्ग का नेतृत्व किया और जियाओ लो और जी सिंह के साथ वे कुछ मिनट बाद कंप्यूटिंग और आईटी विभाग में पहुंचे। विभाग एक बड़े हॉल में स्थित था जो बड़ी आईटी कंपनियों में साझा कार्यालय स्थान जैसा दिखता था और डेस्क की पंक्तियों पर पंक्तियों को बड़े करीने से ग्रिड के भीतर तैनात किया गया था। जैसे ही जियाओ लो ने कार्यक्षेत्र में कदम रखा, वह कीबोर्ड की गड़गड़ाहट सुन सकता था क्योंकि इंजीनियर अपने कंप्यूटर पर काम करने में व्यस्त थे। उस समय हॉल में लगभग 100 या उससे अधिक कर्मी थे और उन सभी की निगाहें अपनी स्क्रीन पर टिकी थी जो विभिन्न कार्यक्रमों को विकसित करने में व्यस्त थी। गुझांगुओं ने कहा, सिंह, कृपया इंजीनियरों को सूचित करें कि मुझे उनके समय का एक पल चाहिए। जी सिंह ने सिर हिलाया और हॉल के सामने की ओर चले गए। एक कम मंच था जहां प्रस्तुतियां और ब्रीफिंग आयोजित की जाती थी और यह एक बड़ी स्क्रीन और ऑडियो विजुअल उपकरण से लैस था। इसे मंच कहा जाता था। जी सिंह ने माइक्रोफोन चालू किया और घोषणा की, हर कोई, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, कृपया। निर्देशक गो के पास कहने के लिए कुछ शब्द है और कोई है जिसे वह आपसे पेश करना चाहता है, इसलिए कृपया अपना काम एक पल के लिए रोक दें। धन्यवाद। एक एक करके उनके सिर मंच की ओर मुड़ने लगे और अपने निदेशकों गुझांगुओं और डोंगफांग शोयू को देखते ही 100 या उससे अधिक इंजीनियरों ने तुरंत खड़े होकर सलामी दी। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया आप सभी बैठ सकते हैं, डोंगफांग शोयू ने हाथ हिलाते हुए कहा। सभी के बैठने के साथ डोंगफांग शोयू मुस्कुराया और गुझांगुओं को देखा। ठीक है बूढ़े गु, क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं या मैं करूंगा? आप यह करो।
फिर इनकार करना मेरे लिए असभ्य होगा। डोंगफांग शोयू ने हंसते हुए कहा, मी को इन आईटी इंजीनियरों से परिचित कराना एक सम्मान की बात होगी। उन्होंने जियाओ लो को देखा और कहा, श्री मी, क्या आप कृपया मंच पर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। जियाओ लो ने आह भरी, कर्ज चुकाने का समय आ गया था। डोंगफांग शोयू ने बोलने से पहले अपना गला साफ किया, साथियों, आप सभी मी और बिलिंग से मिलने की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? दुर्भाग्य से सुरक्षा कारणों से यहाँ आने में असमर्थ है, लेकिन मैं आपके सामने खड़े व्यक्ति का परिचय देना चाहता हूँ, यह मी है। मंच पर खड़े होकर डोंगफांग शोयू एक वीआईपी के लिए भाषण दे सकते थे और छात्रों को प्रशंसा पुरस्कार प्रदान कर सकते थे। जैसे ही डोंगफांग शोयू ने शियाओ लुओ का परिचय कराया, पूरा हॉल सुगबुगाहट से गूंज उठा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या वह मी है? ओह, यह कैसे संभव है? मी वास्तव में इतनी युवा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, यह वही मी है जिसने राष्ट्रीय आभासी प्रवेश द्वार पर साइबर हमलों का विरोध किया और अकेले ही विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारे पक्ष में माहौल बदल दिया। हर किसी की नजर जियाओ लुओ पर थी और उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। कुछ समय से वे इस बारे में अनुमान लगा रहे थे कि मी वास्तव में कैसा दिखता था। कुछ ने सोचा कि वह काले कपड़े पहने एक गूढ़ आदमी होगा और कुछ अन्य लोगों ने एक बूढ़े आदमी की कल्पना भी की जो पूरी दाढ़ी के साथ पीला और बीमार दिखने वाला था। लेकिन किसी ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि मी इतनी छोटी होगी। सब लोग कृपया चुप रहें। इन इंजीनियरों की प्रतिक्रिया की उम्मीद की गई थी और डोंगफांग शोयू ने अंदर से उन्हें मिले कठोर झटके का आनंद लिया। मुझे लगता है कि मी के यहाँ होने का कारण स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। वह आज अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और अपनी कार्यप्रणाली और तकनीकों पर चर्चा करने के लिए यहाँ है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे सीख सकते हैं और इस क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। गुझांगुओ ने समर्थन में सिर हिलाया, क्योंकि वह और डोंगफांग शोयू दोनों ने राष्ट्रीय आभासी गेटवे और नेटवर्क की रक्षा में सुधार के लिए अधिक निकलोन बनाने की उम्मीद की, जिससे उन्हें भविष्य में विदेशी ताकतों द्वारा शत्रुतापूर्ण घुसपैठ के लिए अभेद्य बना दिया गया। निर्देशक डोंगफांग, क्या वह वास्तव में मी है? ग्रे शर्ट पहने एक चश्मा पहने हुए आदमी ने जियाओ लो को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। टीम लीडर जो, क्या आप हमारे एनएसए एजेंटों की अपना काम करने की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं? डोंगफांग शोयू ने कठोर और वर्जित स्वर में जवाब दिया, मैं उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मुझे लगता है कि वह बहुत छोटा है, हम में से अधिकांश की तुलना में बहुत छोटा है। कंप्यूटिंग और आईटी कौशल का स्तर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। इसे पोषित करने के लिए अनुभव और समय की आवश्यकता होती है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि वह मी है। एक अन्य व्यक्ति टीम लीडर जो के लिए अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ। मैं टीम लीडर से सहमत हूँ, वह बहुत छोटा है, वह 25 या 26 साल से अधिक उम्र का नहीं हो सकता है। यह आदमी मी कैसे हो सकता है? गुझांगुओ ने खुद को यह सोचकर चौंका दिया कि इन इंजीनियरों को कितना झटका लगेगा अगर उन्हें पता था कि बेलिंग केवल अपने शुरुआती 20 के दशक में थी। क्या उन्हें इतनी शर्म नहीं आएगी कि वे अपने सिर दफनाने के लिए एक जगह की तलाश कर रही होंगी? बेशक वह अच्छी तरह से जानता था कि इन लोगों को संदेह क्यों था कि जियाओ लो मी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खुद से बहुत कम उम्र के व्यक्ति द्वारा चुनौती दिया जाना उनकी गरिमा के लिए मामूली था। उनमें से प्रत्येक ने अपने विशिष्ट कंप्यूटिंग और आईटी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञों के रूप में खुद को गर्व किया, जो देश को सबसे अच्छा पेश करना था। और फिर भी गूढ़ मी ने पिछले साइबर हमले के संकट के दौरान कुलीन इंजीनियरों की पूरी ताकत को पीछे छोड़ दिया। वे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि 10 साल छोटे आदमी ने दिन को बचाया और उन्हें केवल दर्शकों तक सीमित कर दिया? यह शर्मनाक होगा। तो ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर अपनी गरिमा को भुनाना चाहते हैं और यह एक अच्छी बात है। गुझांगुओ अब सभा को संबोधित करने के लिए माइक पर गए और कहा, मी के रूप में श्री जियाओ की पहचान पर और कौन सवाल उठाता है? खड़े हो जाओ, मुझे देखने दो कि वहां कितने हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक के बाद एक इंजीनियर हिचकिचाते हुए खड़े हो गए और वे ज्यादातर पुरुष इंजीनियर थे जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। अगर मैं वास्तव में उनसे बहुत छोटा आदमी था तो यह उनमें से प्रत्येक का अपमान करेगा। और यह विशेष रूप से दर्दनाक था क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर के आईटी विशेषज्ञ थे जिन्हें एनएसए द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले एक कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से पूरे देश से चुना गया था। इस तरह के कुलीन संगठन में होना एक सम्मान की बात थी, लेकिन अब जब उनकी प्रतिष्ठा को रौंदा जा रहा था तो वे स्वाभाविक रूप से इसका बचाव करने के लिए रैंक बंद कर देंगे। गुझांगुओ मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह संख्या काफी होगी। आप में से आधे से अधिक यहाँ मी की पहचान को चुनौती देते हैं। निर्देशक गुप, हम अपने सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। टीम लीडर जो ने अपनी थोड़ी उठाई और जवाब दिया, कृपया हमें खुद को साबित करने का मौका दे। निदेशक गुप, खुद को साबित करने का मौका? गुझांगुओ ने सोचा कि उसने आदमी को गलत सुना है। हाँ। टीम लीडर ने जियाओ लो पर नजर डाली जो मंच पर आने के बाद से चुप रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों में दुश्मनी को नहीं छिपाया। टीम लीडर ने शियाओ लो की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह उसे साबित करने का मौका भी देता है कि वह मी है। जो युहांग, तुम क्या कह रहे हो? आप निष्कर्ष पर क्यों पहुंच रहे हैं जब आपने उस आदमी को सुना भी नहीं है? आपका अनुशासन कहाँ है? डोंगफांग शोयू दहाड़ा। गुझांगुओ ने अपना हाथ हिलाया और डोंगफांग शोयू को नीचे खड़े होने का इशारा किया। इसके बाद वह जो युहांग की ओर मुड़ा और कहा, टीम लीडर जो, आप इसे कैसे साबित करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, यह सीधा 5 मिनट का रक्षा निर्माण है। एक बार 5 मिनट खत्म हो जाने के बाद हम एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर यह आदमी मी है तो वह हमारे हमले का सामना करने में सक्षम होगा। कृपया हमें अपनी बात साबित करने का मौका दे। निदेशक गुप, जो युहांग ने जवाब दिया। कृपया हमें एक मौका दे। निर्देशक गुप। दूसरों ने अपने निर्देशक से एक मधुर आवाज में आग्रह किया जो पूरे हॉल में गूंज उठा। यद्यपि वे एनएसए में सेवारत नागरिक कर्मी थे, उन्होंने व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया था और एक सैनिक के सख्त सैन्य अनुशासन को अपनाया था। गुझांगुओ ने जियाओ लो को देखा। मी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियाओ लो ने अपने कंधे उचकाए। ठीक है टीम लीडर जो, मैं आप सभी को खुद को साबित करने का मौका दूंगा, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि यह वह अवसर नहीं हो सकता है जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आपके स्वयं के अनुरोध पर अपमान। गुझांगुओ ने कहा, धन्यवाद निर्देशक गो, अगर यह साबित हो जाता है कि वह मी है तो हम उससे सवाल करने के लिए माफी मांगेंगे, लेकिन अगर वह मी नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप एनएसए एजेंटों को कड़ी सजा देंगे जिन्होंने उनकी पहचान गलत साबित की, क्योंकि यह हमारी गरिमा के लिए मामूली है।
हालांकि जो युहांग गुझांगो को जवाब दे रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें जियो लो पर टिकी थी। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मी उनसे 10 साल से अधिक छोटा व्यक्ति हो सकता है। यह ऐसा था जैसे कोई उसे बता रहा था कि उसका हाई स्कूल शिक्षक ग्रेड स्कूल का बच्चा था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? अध्याय 346 साइबर लड़ाई। कंप्यूटिंग और आईटी विभाग के कैवर्नस हॉल में चुनौती शुरू होने से कुछ ही क्षण पहले और 100 से अधिक गंभीर चेहरे उनके कंप्यूटर स्टेशनों के सामने तैनात थे। कुछ इंजीनियर अपने सिर में एल्गोरिदम के माध्यम से चल रहे थे, जबकि अन्य की निगाहें जियाओ लो पर थी, जो शांति से दुनिया में परवाह किए बिना अपने स्टेशन के सामने खड़ा था। यह सम्मान के लिए एक लड़ाई थी, कम नहीं, और सफलता इंजीनियरों की प्रतिष्ठा को भुनाएगी और साबित कर दिया कि जियाओ लो हैकर भी नहीं था, जैसा कि दावा किया गया था। माहौल गर्म हो रहा था, यहाँ तक कि निर्देशकों और जी सीन को भी घुटन महसूस हुई। आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ गुझांगो को चुनौती मिली। माहौल तुरंत बदल गया, क्योंकि सैकड़ों कर्मियों के अपनी सीटों पर बैठने की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिसके बाद कीबोर्ड की लगातार गड़गड़ाहट शुरू हो गई। जी सीन ने आज से पहले आईटी कर्मियों के साथ कभी बातचीत नहीं की थी, और जबकि उन्हें प्रोग्रामिंग के साथ बिल्कुल परिचित नहीं था, वह जो कुछ भी देखा उससे प्रभावित थी। ऐसा लग रहा था कि ये इंजीनियर रटकर काम कर रहे थे, अपने बोर्ड पर चाबियों को गति और सटीकता के साथ मार रहे थे। वे बहुत केंद्रित दिखाई दिए, और यह स्पष्ट था कि वे जानते थे कि उनके दिमाग में क्या था, क्योंकि कोड की लाइनें नीली स्क्रीन पर अविश्वसनीय गति से दिखाई दी। जी सीन ने अनुमान लगाया कि कोड की एक स्ट्रिंग हर 2 सेकंड में लिखी जाएगी। वह बस विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये इंजीनियर इतनी मात्रा में कोड तैयार कर रहे थे, और आश्चर्य करने लगी कि क्या उनके पास यांत्रिक रूप से बढ़ाए गए हाथ हैं। अपने दिमाग में जी सीन ने यांत्रिक हाथों के उपयोग को इतनी सटीकता और गति के साथ टाइप करने के लिए एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण के रूप में देखा। जब वह यह देखने के लिए मुड़ी कि जियाओ लो कैसा कर रहा था, तो उसने पाया कि उसने केवल अपनी सीट लेना शुरू किया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन अगले सेकंड में जैसे ही जियाओ लो ने अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखा, जी सीन की आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि जियाओ लो गुस्से में एक पियानो वादक की फुर्ती से चाबियों पर प्रहार कर रहा था, क्योंकि उसने आईटी इंजीनियरों की तुलना में बहुत तेज गति से कोड टाइप किए थे। कोड की कुछ पंक्तियों को 1 सेकंड में 2 लाइनों की दर से कुंजीबद्ध किया गया था, जबकि अन्य 1 सेकंड में 4 या 5 लाइनों पर भी तेज थे। गुझांगो और डोंगफांग शोयू शियाओ लो की गति पर समान रूप से चौंक गए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जैसा शीर्ष पायदान वाला हैकर इसे हासिल कर सकता है। एक 64 बिट हमले और रक्षा कार्यक्रम का निर्माण, जियाओ लो ने कहा, और उनके दिमाग में जो था वह एक कट्टरपंथी अवधारणा थी, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने अपने कोड को फिर से लिखकर और वायरस को उसके स्रोत पर पुनर्निर्देशित करके घुसपैठ करने वाले मैलवेयर को प्रतिबिंबित किया, जिससे तुरंत रक्षा को अपराध में बदल दिया गया। वह अब पूरी तरह से कार्यक्रम के लिए कोड को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टीम लीडर जो युहांग और उनके इंजीनियर समान रूप से केंद्रित थे, और उनकी आंखों ने एक बार भी कंप्यूटर स्क्रीन को उनके सामने नहीं छोड़ा। वे सम्मान के लिए लड़ रहे थे और जियाओ लो को हराने के लिए अपने सभी ज्ञान और अनुभव का उपयोग करेंगे। प्रतिभागियों को खुद को तैयार करने के लिए केवल 5 मिनट दिए गए थे, और एक बार जब वह समय बीत गया तो असली प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। एक साइबर लड़ाई एक वास्तविक लड़ाई से रणनीतिक रूप से अलग थी, जिसमें जब तक एक वायरस सफलतापूर्वक हमला करता है, तब तक प्रतिद्वंद्वी के कंप्यूटर से छेड़छाड़ की जाएगी और दूसरे पक्ष को तुरंत हराया जाएगा। इसलिए हमलों से निपटने के लिए रक्षात्मक सिस्टम स्थापित किए गए थे, जैसे घुसपैठ का पता लगाना, सक्रिय रक्षा, और यहाँ तक कि यादृच्छिक कुंजी सामंजस्य की आवश्यकता वाले पहुंच प्रमाणीकरण। टीम लीडर के रूप में जो युहांग के पास कोर कौशल का अपना सेट था। उन्होंने एक हनीकॉम्ब सिस्टम स्थापित किया, जिसने घुसपैठियों को अनजाने में अपने घात में कदम रखने के लिए लुभाया। एक बार पता चलने के बाद उन्हें जियाओ लो द्वारा लॉन्च किए गए हमले को तुरंत मारने के लिए केवल एक फंक्शन कुंजी पर क्लिक करने की आवश्यकता थी। सेटअप पूरा करने के बाद उन्होंने अन्य 3 टीम लीडरों को एक नजर दी और यह संकेत देने के लिए ओके साइन बनाया कि वह पूरा हो गया है। अब उन्हें बस शिकार के उनके जाल में फंसने का इंतजार करना था। टीम के नेताओं के उदास चेहरों ने आखिरकार कुछ जोश दिखाया, और उन्होंने जियाओ लो की ओर उन भावों के साथ देखा जिन्हें सबसे बुरा और कुटिल कहा जा सकता है, कुछ हद तक एक पीड़ित को मारने से ठीक पहले एक छेड़छाड़ करने वाले के चेहरे पर नजर। समय खत्म हो गया है, गुझांगो ने माइक्रोफोन में चिल्लाया जैसे ही उसकी स्टॉपवॉच की आवाज आई। हमला। टीम के सभी 4 नेता एक साथ गरजे, और उनकी संबंधित टीमों ने साइबर स्पेस के माध्यम से अपने हमले भेजे। वे भाले और तलवारों के साथ योद्धाओं के एक समूह से मिलते जुलते थे, जो जियाओ लो की ओर चिल्ला रहे थे और चार्ज कर रहे थे। जियाओ लो के मुंह के कोने एक मुस्कान में उठ गए। कई हैकर से युक्त इस तरह के हमले के खिलाफ वह क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट में महान ऋषि की तरह लग रहा था, जो खुद को बचाने के लिए अनगिनत दोस्ताना सैनिकों को बनाने के लिए बंदर के बालों का उपयोग कर रहा था। इस मामले में उनके मित्र बल निश्चित रूप से वायरस थे। उन्होंने तुरंत एंटर कुंजी को मारा, और आईटी इंजीनियरों की मशीनों को झुंड करने के लिए उनके कंप्यूटर से साइबर स्पेस में कई वायरस आए। जियाओ लो के वायरस लगभग एक राक्षसी चीख का उत्सर्जन कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी खदानों की ओर दौड़ रहे थे। बहुत पहले दोनों पक्ष सर्वर पर इससे जूझ रहे थे, क्योंकि इस धुआंरहित युद्ध के लिए सर्वर लड़ाई का आगे का किनारा था। केक का एक टुकड़ा। जो युहांग और अन्य 3 टीम लीडरों ने तिरस्कारपूर्ण रूप से व्यंग्य किया, क्योंकि उनकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर टैप की जाती थी, और कुछ ही सेकंड में एक एंटीवायरस प्रोग्राम सक्रिय हो जाता था। कोई भी नेटवर्क के आभासी स्थान में वायरस निगलने वाले विशालकाय जीवों की तस्वीर ले सकता है, किसी भी वायरस को सीमा के भीतर घुमा सकता है, और फिर उन्हें आत्मसात कर सकता है, और ब्लैक होल के घटना क्षितिज की तरह कोई बच नहीं सकता था। दोनों पक्ष एक भयंकर लड़ाई में बंद थे, और तनाव उनके गंभीर चेहरे पर दिखाई दिया। जियाओ लो पहनने के लिए बहुत खराब था, क्योंकि वह देश के कुलीन कंप्यूटिंग इंजीनियरों के पूरे विभाग का सामना करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन जियाओ लो को न केवल जीतने का संकल्प लिया गया था, बल्कि एक शानदार जीत में इन इंजीनियरों को भी हराया गया था। ओल्ड ली, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्या क्या तुम वह नहीं थे जिसने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था? मुझे लगा कि यह एक वायरस है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप मेरे कंप्यूटर पर किस लिए हमला कर रहे हैं, भाई गीक? यह असंभव है, मैं मी के कंप्यूटर पर हमला कर रहा हूँ। अचानक पूरे हॉल में हंगामा मच गया, क्योंकि आईटी इंजीनियरों ने खुद को वास्तव में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा हमला करते हुए पाया। कुछ तो ठीक नहीं है। क्या चल रहा है?
जो युहांग अचानक चिंतित हो गया और आश्वस्त हो गया कि एक जवाबी हमला शुरू किया जा रहा है, उसने तुरंत अपनी स्थिति की जांच की। तब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। जियाओ लो के बंदरगाह में स्थापित एक सक्रिय रक्षा कार्यक्रम उनके घुसपैठ वाले मैलवेयर को फिर से लिख रहा था और अपने सभी हमलों को अपने सहयोगियों के कंप्यूटर पोर्ट पर डाइवर्ट कर रहा था। यह जियो लो के कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया एक तत्काल जवाबी हमला था। हमला बंद करो। जो युहांग ने तुरंत रोकने और समेकित करने का आदेश दिया। उनके अंधाधुंध हमले को जारी रखने की अनुमति देने पर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय यह उनके अपने साथियों के बीच अव्यवस्था पैदा करेगा। जियाओ लो शांत था क्योंकि उसने अपने सक्रिय रक्षा कार्यक्रम को परिष्कृत करना जारी रखा। उन्हें वह ओपनिंग मिली जिसका वह इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछला वायरस अटैक सिर्फ उन्हें अपना आवेदन पूरा करने के लिए समय देने के लिए था। अब जब उनके सक्रिय रक्षा कार्यक्रम में क्षमताओं की पूरी श्रृंखला थी, तो यह तैनात करने का समय था। जी सीन ने विस्मय में जियाओ लो को देखा, और जैसे ही वह युद्ध में पूरी तरह से तल्लीन कंप्यूटर के सामने बैठा, उसने पाया कि उसने एक अनूठा आकर्षण दिखाया। वह संकट के समय में रहस्यमय, आत्मविश्वास और शांत था। लो गांव में अपने मिशन के बाद से वह पहले से ही जियाओ लो को पसंद कर रही थी, और इस समय वह उसे घूरना बंद नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि लड़ाई की अराजकता कम हो गई थी और कुछ सामान्य स्थिति लौट आई थी। केवल कुछ शेष वायरस ने गश्ती जहाजों की तरह नेटवर्क को खंगाला, और किसी ने भी उन पर ज्यादा ध्यान देने की परवाह नहीं की। जो युहांग ने अन्य 3 टीम के नेताओं के साथ समन्वय किया और जियाओ लो पर फिर से एक जांच हमला शुरू किया, लेकिन कोई आधार हासिल नहीं हुआ। जियाओ लो के कंप्यूटर की रक्षा करने वाला प्रोग्राम अभेद्य था, एक पहाड़ की तरह अचल था। अपने वर्तमान रूप में कार्यक्रम केवल अनधिकृत पहुंच के खिलाफ बचाव कर रहा था, इंजीनियरों के हमले को दूर रख रहा था। उसके साथ लड़ो। टीम के नेताओं में से एक ने अपना सिर खो दिया और एक पूर्ण हमले का आदेश दिया, यथास्थिति को बनाए रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, और यह जानते हुए कि समय समाप्त होने पर वे हार जाएंगे। जो युहांग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और अपना हमला शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। 100 या उससे अधिक इंजीनियर उद्दंड हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी सामूहिक मारक क्षमता को अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ हमला किया, लगातार कोड के तार टाइप किए और जियाओ लो के कार्यक्रम पर एक पागल हमला किया। इसकी तुलना घेराबंदी से की जा सकती है, जिसमें दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करने वाले मेढे चलते हैं, दीवारों के शीर्ष पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, और यहाँ तक कि तोपखाने के हमले भी करते हैं। कुछ भी नहीं बचा था और दुश्मन जियाओ लो के डोमेन पर हमला करने का इरादा था। अध्याय 347 आक्रामक और रक्षात्मक कार्यक्रम। जियाओ लो वापस बैठ गया और इंजीनियरों के हमलावर बलों को अपने बचाव के खिलाफ अपने संसाधनों को समाप्त करने की अनुमति दी। वायरस की एक सेना ने हमलों की अथक लहरों में फायरवॉल को घेर लिया, लेकिन जियाओ लो के बचाव ने पकड़ लिया। फिर जियाओ लो ने एक फंक्शन कुंजी हिट की और उनके कार्यक्रम को आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के साथ 64 उपकार्यक्रमों में विभाजित किया गया। इन उपकार्यक्रमों ने आत्म प्रतिकृति जारी रखी, लगभग एक ईंट को दूसरे के ऊपर ढेर करने की तरह एक विशाल और जटिल बहुस्तरीय कार्यक्रम का निर्माण करना। सब हो गया। जियाओ लो ने कोड की अंतिम पंक्ति में कुंजी देते हुए संतुष्टि में खुद को बुदबुदाया, और एक अजीब मुस्कान के साथ उन्होंने सभी अनुप्रयोगों को समवर्ती रूप से चलाने के लिए फंक्शन कुंजी को मारा। आभासी युद्ध के मैदान में जो युहांग और उनके साथियों ने अपने सभी अनुभव और संसाधनों का उपयोग जियाओ लो के बंदरगाहों को तोड़ने के समाधान के साथ आने के लिए किया। जैसा कि वे कर सकते हैं, बचाव अभेद्य थे, लेकिन हार मानना एक विकल्प नहीं था। अचानक उन्होंने पाया कि उनके आवेदन आदेशों का जवाब नहीं दे रहे थे। कोई चेतावनी नहीं थी। उन्होंने केवल विसंगतियों का पता लगाया कि उनके प्रोग्राम कैसे चल रहे थे। ऐसा लगा जैसे फायरवॉल बाहर की ओर बढ़ गया था, जो जियाओ लो के कंप्यूटर पर निर्देशित मैलवेयर फाइलों पर भारी था। फायरवॉल की रक्षा बेरोक-टोक बढ़ गई, जिससे इसके रास्ते में सब कुछ टूट गया और इसके संपर्क में आने वाले वायरस कार्यक्रमों के कोड को नंगा कर दिया गया। हाँ, क्या यह किस तरह का कार्यक्रम है? यह कैसे हो सकता है? जियाओ लो के सक्रिय रक्षा कार्यक्रम के प्रभुत्व से पूरी तरह से स्तब्ध जो युहांग की आंखें आशंका से भर गई। एक साधारण व्यक्ति के लिए कंप्यूटर स्क्रीन कोड की कई पंक्तियों से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जो युहांग जैसे आईटी विशेषज्ञ के लिए जटिल निर्देशों की इन कई पंक्तियों ने उसे एक बहुत अलग तस्वीर के साथ प्रस्तुत किया। वे भयानक आक्रामकता और कयामत की चेतावनी से भरे हुए थे। हर कोई हमला करना बंद करो, जल्दी करो और पीछे हट जाओ। समूह के नेताओं में से एक दहाड़ता है, यह महसूस करते हुए कि एक तबाही आसन्न थी। गु झांगुओ और डोंगफांग शोयू ने एक दूसरे को देखा। वे अपने सिर हिलाए बिना नहीं रह सकते थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मी का अब ऊपरी हाथ था। आईटी इंजीनियरों की श्रेणी में एक एक करके उन्होंने आश्चर्यचकित चेहरों के साथ अपने कंप्यूटर स्क्रीन को खाली देखना शुरू कर दिया। जियाओ लो ने सफलतापूर्वक अपनी पोर्ट सुरक्षा में प्रवेश किया था और अपने कंप्यूटर की अखंडता से समझौता किया था। उनके नीले रंग की स्क्रीन पर उन्होंने जो कुछ भी देखा वह एमआई शब्द था, जो स्क्रैम्बल कोड के तार से बना था। बचाव करो, जल्दी करो, बचाव करो। जो युहांग सदमे में था और बहुत पसीना आ रहा था। जियाओ लो ने पहले से ही सर्वर का नियंत्रण जब्त कर लिया था, और जो युहांग जो कुछ भी कर सकता था वह अपनी मशीन के फायरवॉल के पीछे पीछे हटना था, और यहाँ इस संदेह में वह अपना अंतिम रुख बनाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य 3 समूह के नेता भी अच्छे समय में ठीक हो गए, बदले में दूसरे के लिए रियरगार्ड प्रदान किए और इसे अपनी रक्षात्मक लाइनों के पीछे सुरक्षित रूप से वापस कर दिया। एक बार फिर अपने बचाव के पीछे सुरक्षित, उन्होंने जियाओ लो को लुभाने के लिए जो युहांग के हनीकॉम सिस्टम के साथ समन्वय करना शुरू कर दिया। वे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी दवा का स्वाद देने का इरादा रखते थे। अन्य आईटी इंजीनियर मक्खियों की तरह गिर रहे थे क्योंकि अधिक युद्ध के मैदान से हट गए थे। वे घबराए हुए थे, लेकिन शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इस इंतजार में कि जियाओ लो क्रूर बाघ लालच में कदम रखेगा और जाल को बुलाएगा। यह एक तनावपूर्ण क्षण था, क्योंकि गिरे हुए इंजीनियरों की रैंक घबराहट में इंतजार कर रही थी, यहाँ तक कि गुझांगू और बाकी महसूस कर सकते थे कि इस भयंकर लड़ाई में कुछ होने वाला था जो निर्णायक होगा। रोअर। रक्षकों के लिए ऐसा लग रहा था कि एक क्रूर बाघ ने जलती हुई दीवारों को घेर लिया था, भयंकर रूप से गरज रहा था और हिंसक उपद्रव कर रहा था, विनाश का एक धधकना निशान छोड़ रहा था। आभासी रक्षक, इंजीनियरों के कोड से बनाई गई योद्धाओं की सेना, घुसपैठिए के लिए कोई मुकाबला नहीं था और हमला होने पर बस टूटे हुए स्रोत कोड में वापस विकसित हो गया। इस तरह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक रक्षक के कंप्यूटर से समझौता किया गया था। एक बार फिर उनके कार्यक्रमों को बनाने वाले संरचित कोड को वर्णों के तले हुए तारों में बदल दिया गया जो एमआई शब्द का गठन करते थे। यह अब आ रहा है।
यह हमारी ओर बढ़ रहा है। एक समूह के नेता ने घबराहट में दूसरों को चेतावनी दी। तो चलो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह उचित दफन स्थान के बिना मर जाए। जो युहांग अपने दांतों को किरकिरा करते हुए घबरा गया। हनीकॉम सिस्टम एक जटिल अनुप्रयोग और सबसे शक्तिशाली कार्यक्रम था जिसे उन्होंने विकसित किया था। यह हैकबैक और त्वरित फाइल हटाने में सक्षम था और इसे बूबी ट्रैप के रूप में भी स्थापित किया जा सकता था, जहां यह तुरंत एक घुसपैठ मैलवेयर को अनुक्रमित करेगा और इसे बेकार कर देगा। लेकिन जो युहांग इस बात से अनजान थे कि जियाओ लो पहले से ही अपनी रणनीति के बारे में शुरू से ही जानते थे। शियाओ लो ने अपने बोर्ड पर एक और चाबी मारी और जो युहांग की मशीन को अभिभूत करने के लिए कोडित निर्देशों की एक बाढ़ भेजी गई। हमलावर आभासी युद्ध के मैदान में गरज रहा था क्योंकि उसने हमले के लिए कूदने से पहले अपने विरोधियों की रक्षात्मक रक्षा पर अपनी दृष्टि रखी थी, और वहां यह था उल्लंघन का प्रयास। अब जो युहांग चिल्लाया और इंजीनियरों ने इसके परिणाम की जांच करने के लिए अपनी स्क्रीन को स्कैन करते हुए उत्साहित देखा। आभासी युद्ध के मैदान में जमीन अचानक एक अथाह खाई में गिर गई, एक गैपिंग सिंकहोल जो पूरे बाग को निगलने के लिए इंजीनियर किया गया था। टीम के नेताओं ने जियाओ लो के प्रोग्राम को प्रोग्राम फाइल में सेंध लगाने का प्रयास करते हुए बाग के कमांड लॉन्च करने से रोकने के लिए मिलकर काम किया। यह काम कर रहा था। रसातल में टीम के नेता कई टन चट्टानों को कोडिंग कर रहे थे और क्रूर बाघ को पकड़ने के लिए जाल में मलबे का ढेर लगा रहे थे। साइबर स्पेस में वे देवताओं की तरह थे, जिससे उनकी रचनाएं एक कुंजी के स्पर्श पर जीवन में आ गई। बूम! अंत में घुसपैठ रोक दी गई और सब कुछ रुक गया। यह ऐसा था जैसे कोड का उपयोग करके एक विशाल पहाड़ बनाया गया था और रसातल में गिरा दिया गया था। हमेशा के लिए अपनी जेल में क्रूर बाघ को सील कर दिया गया था। जो युहांग अपनी कुर्सी से उठे, उत्साह में चिल्लाया और जियाओ लो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह हार गया है। वह भी नहीं है, वह भी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी खुशी बिल्कुल जायज थी। उन्होंने अपने कौशल को साबित किया था और आईटी विभाग के गौरव को भुनाया था। गु झांगू, डोंगफांग शोयू और जी सिंह सभी ने जियाओ लो को देखा और उनके चेहरे पर एक भौहें बन गई क्योंकि वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने इसे गलत समझा है। क्या जियाओ लो असली नहीं था? हालांकि उस समय अन्य 3 समूह के नेताओं को पसीना आ गया, उनके चेहरे खिल उठे और वे भयभीत लग रहे थे। वे बार-बार एक ही शब्द दोहराते रहे, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? जो युहांग ने अपने सहयोगियों के संकट को देखा और बता सकता था कि कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने अपनी खुद की स्क्रीन को देखा, उसकी आंखें खुल गई, उसके होंठ कांपना बंद नहीं कर सके और उसने खुद को सदमे की चरम स्थिति में पाया। जियाओ लो का कार्यक्रम फिर से सक्रिय हो गया था। वह मुक्त हो गया था। क्रूर बाघ अब नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह एक विशाल प्राणी था जो पहाड़ को उठा रहा था और रसातल से बाहर निकल रहा था। अब खेल आखिरकार खत्म हो गया है। जियाओ लो ने एंटर कुंजी को मारने से पहले कोड की एक श्रृंखला दर्ज करते हुए हंसा। यह एक शॉकवेव जैसा दिखता था क्योंकि प्राणी ने अपने 2 विशाल जंगली दांतों को प्रकट किया और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाले एक लंबे भयानक हौले को बाहर निकाला। आभासी युद्ध के मैदान में जो युहांग और उनकी शेष सेनाओं को एक पल में मिटा दिया गया था। बीप्स की एक भेदी ध्वनि उनके कंप्यूटर से निकली और उनकी स्क्रीन पर स्क्रैम्बल्ड कोड ने एमआई शब्द बनाना शुरू कर दिया। पूरा हॉल स्तब्ध सन्नाटे में डूब गया। साइबर स्पेस की लड़ाई खत्म हो गई थी, जिससे सैकड़ों का क्षेत्र हार में पड़ा था। जो युहांग स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा था और केवल अपनी स्क्रीन पर एमआई शब्द को खाली रूप से देख सकता था। वह हार गया था, लेकिन धीरे-धीरे हार से उबर गया क्योंकि उसने दुख के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। इसके बाद वह अपनी सीट पर बैठ गया, पूरी तरह से खर्च हो गया। अपने गर्व को निगलते हुए वह मंच पर माइक्रोफोन के पास चला गया और कहा, बधाई हो। अब कोई भी सवाल नहीं करेगा कि क्या आप अपनी हैं। फिर अपने सहयोगियों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, क्या मैं सही हूँ? सभी आईटी इंजीनियरों ने अपना सिर हिलाया और उनकी आंखों में अब संदेह का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि इसके बजाय केवल पूजा, सम्मान और प्रशंसा थी। और क्यों नहीं? 100 हमलावरों ने एक अकेले तलवारबाज के खिलाफ एक साथ हमला किया और फिर भी उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। वे इसे स्वीकार न करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? NOVADIN। गुरु कृपया हमें प्रबुद्ध करें। आपने कौन सा प्रोग्राम बनाया है? मैंने पहले कभी इतना प्रभावी कार्यक्रम नहीं देखा है। जो युहांग ने अपनी आत्मा को फिर से हासिल कर लिया था और इन क्षमताओं के ज्ञान के लिए प्यासा था जो उसने पहली बार अनुभव किया था। वह जियाओ लो की सलाह लेने की कोशिश करेगा और पहले से ही उसने जियाओ लो को शिक्षक के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया था। मैं इसे 64 आक्रामक और रक्षात्मक कार्यक्रम नाम देता हूँ। यह बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक अद्वितीय सक्रिय रक्षा क्षमता है। यह गतिशील रूप से एक्सेस कुंजी को बदल देता है और पोर्ट पते को मुखौटा करता है। अनिवार्य रूप से यह घुसपैठ के स्रोत को निष्क्रिय रूप से ट्रैक करता है और मैलवेयर को उस स्रोत पर वापस भेज देता है। इसमें स्वसीखने की क्षमताएं भी हैं। वायरस पैटर्न को प्लॉट करता है और इसे अपने स्रोत स्थान पर पुनर्निर्देशित करने से पहले अपने कोड को फिर से लिखता है। इसलिए यह बड़े पैमाने पर हमलों को संभाल सकता है और जब तक आप कार्यक्रम को जल्दी से अक्षम नहीं कर सकते हैं, यह विनाशकारी परिणामों के साथ किसी भी प्रयास को सीखना और मुकाबला करना जारी रखेगा। जियाओ लो ने एनएसए के आईटी इंजीनियरों को धैर्यपूर्वक अपने कट्टरपंथी कार्यक्रम की अवधारणा को समझाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जो युहांग ने उन्हें शिक्षक के रूप में संबोधित किया था कि उन्होंने ऐसा किया था। इसके बजाय यह था कि यह कार्यक्रम देश के प्रवेश द्वार और साइबर नेटवर्क को मजबूत करने में सक्षम था। जियाओ लो सिर्फ खुश था कि वह किसी भी तरह से अपने देश की रक्षा को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अध्याय 348, जाओ और उसे उकसाओ मत। सभी कंप्यूटिंग और आईटी विभाग के इंजीनियरों की नजर में जियाओ लो एक उच्च सम्मानित आईटी विशेषज्ञ थे और उन्होंने उन्हें एक सम्मानित शिक्षक के रूप में सम्मानित किया। वे जियो लो द्वारा विकसित 64 आक्रामक और रक्षात्मक कार्यक्रम से निर्विवाद रूप से प्रभावित थे और इसके बारे में अधिक समझने में बहुत रुचि रखते थे। एप्लीकेशन अत्यधिक उन्नत और सक्षम था, जो घुसपैठ करने वाले दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों के पैटर्न से निष्क्रिय रूप से पूछताछ और अध्ययन कर रहा था और मैलवेयर को उसके स्रोत स्थान पर वापस निर्देशित करने से पहले इसके कोड की नकल कर रहा था। इंजीनियरों के पास 64 आक्रामक और रक्षात्मक कार्यक्रम के लिए वास्तुकला और प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल के बारे में जियो लो के लिए अनगिनत प्रश्न थे, जिसे उन्होंने धैर्यपूर्वक पूर्ण विस्तार से समझाया। जियाओ लो के कार्यक्रम ने अपने कंप्यूटर ज्ञान के हर पहलू का उपयोग किया और उन्होंने इंजीनियरों को जो जानकारी प्रदान की वह इतनी सावधानीपूर्वक थी कि यह उन्हें पाठ्यपुस्तक देने जितना अच्छा था।
यह निस्संदेह उन्हें अपने कार्यक्रम को समझने, नवाचार करने और इसे असंख्य तरीकों से लागू करने में मदद करेगा। जो युहांग और उनके सहयोगियों को उत्साहपूर्वक सवाल पूछते और नोट्स लेते हुए देखकर बुझांगुओ और डोंगफांग शोयू ने संतुष्टि की भावना साझा की कि चीजें कैसे हुई। जब वे परिसर से बाहर निकले तो वे खुशमिजाज मूड में थे। शुरू में आईटी विभाग में मी के संक्षिप्त परिचय के रूप में जो योजना बनाई गई थी वह एक पूर्ण विकसित प्रोग्रामिंग कार्यशाला बन गई और यह लगभग 2 घंटे तक चली। जियाओ लो जानकारी प्रदान करने में दृढ़ थे और अपने कार्यक्रम के विभिन्न अनुप्रयोगों पर इंजीनियरों का मार्गदर्शन करते थे। उनकी ओर से इंजीनियर उत्सुक छात्र थे और उन्होंने कार्यक्रम का पूरी तरह से परीक्षण और विश्लेषण किया। उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि कोडिंग अपेक्षा से अधिक जटिल थी, जिसमें अंतर्निर्भर उपकार्यक्रमों की परतें शामिल थी जिन्होंने 5 तत्वों और 8 ट्राइग्राम की जटिलताओं को दोहराया। इसलिए वे जितना गहरा थे, संरचना उतनी ही जटिल लग रही थी। इसने केवल इंजीनियरों को उस बिंदु पर प्रेरित करने का काम किया जो वे कार्यक्रम के कई पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए जुनूनी थे। मैं मान रहा हूं कि कोड का यह हिस्सा कोड का विश्लेषण और पुनर्लेखन करता है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोड के इस हिस्से के बारे में क्या? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एक इंजीनियर ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह कोड का यह हिस्सा है जो उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, एक अन्य इंजीनियर ने कहा। मुझे डर है कि आप दोनों गलत हैं। यह कोड के ये सेट वे हैं जो प्राथमिक कार्य करते हैं, वे मास्टरमाइंड की तरह कार्य करते हैं और यह इस पूरे कार्यक्रम का मूल है जिसके बिना कार्यक्रम कार्य नहीं करेगा, जियो लो ने समझाया। लेकिन कोड वहां कैसे हो सकता है? क्या यह सेट यही नहीं है? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। बड़ी संख्या में संयोजन थे जो 64 उपकार्यक्रमों से प्राप्त किए जा सकते थे और जाहिर है कोई भी इंजीनियर कार्यक्रम को इसकी संपूर्णता में नहीं समझ सकता था। प्रत्येक इंजीनियर द्वारा एकत्र की गई विभिन्न अंतर्दृष्टि के आधार पर वे सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र सक्रिय रक्षा कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने में सक्षम थे। लेकिन फिर भी इसने केवल जियाओ लो के डिजाइन के एक छोटे से हिस्से को समझाया। श्री जियो लो, समर्थन और आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जी सीन एक गिलास पानी लेकर चले गए। ओह धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत थी। जियाओ लो ने जी सीन से पानी का गिलास लेते हुए विनम्रता से अपना सिर हिलाया। आईटी कर्मचारियों को निरंतर स्पष्टीकरण के लंबे संपूर्ण सत्र के बाद यह एक स्वागत योग्य पेय था। अपनी प्यास बुझाने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, निदेशक गु और निदेशक डोंगफांग कहाँ गए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है कि जैसे ही आप यहाँ काम पूरा कर लेंगे आपको उनके पास ले आएं, जी सीन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जियाओ लो उसकी मोहक मुस्कान को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसके द्वारा दिए गए हर मामूली अभिव्यक्ति ने उसके दिल को धड़कन छोड़ दिया। जियाओ लो ने पानी का गिलास खत्म किया और अपनी मांसपेशियों को फैलाया क्योंकि उन्होंने अपने 64 आक्रामक और रक्षात्मक कार्यक्रम पर आने वाले इंजीनियरों के समूह को देखा। अपनी भौहें उठाते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, मुझे लगता है कि हम यहाँ हैं। हाँ ठीक है, जी सीन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ। जैसे ही वे टेक बिल्डिंग से बाहर निकले, एक बजकट के साथ एक आदमी ने जी सीन को बुलाया। उसने गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़ा और अपने चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान के साथ उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वह मांसल और मजबूत लग रहा था और उसकी गतिविधियों ने एक शक्ति दिखाई जो नियमित प्रशिक्षण और व्यायाम से आई थी। हालांकि उनके अच्छी तरह से निर्मित शरीर की तुलना में उनके पास एक असंगत सिर और एक एशियन चेहरा था। उसकी धंसी हुई आंखों के नीचे काले रंग के बैग थे और ईमानदारी से अगर कोई सिर्फ उसके चेहरे को देखता है तो वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित बीमार आदमी की तरह दिखाई देता है। वह तेजी से सांस ले रहा था, संभवतः यह जी सीन को देखने के उत्साह के कारण था। रेन माओ, जी सीन उसकी सांस के नीचे बुदबुदाया और उसके सुंदर चेहरे पर घृणा की एक झलक बह गई। रेन माओ जी सीन के पास गए और नाटकीय रूप से उन्हें फूलों का गुलदस्ता सौंपा। सीन, यह तुम्हारे लिए है, उसने अचानक एक घुटने पर उतरते हुए कहा, मेरी प्रेमिका बनो। जी सीन ने जियाओ लो पर एक त्वरित नजर डाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, तुरंत उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपके पास यहाँ जो फूल हैं, वे सुंदर हैं, लेकिन वे मेरे लिए उपयुक्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर आप इसे किसी अन्य लड़की को दे दें। सीन, मुझे मत बताओ कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो यह मेरे लिए पहली नजर का प्यार था। आपकी मुस्कान, आपकी सुंदरता, आपका सब कुछ, वे सभी मेरे दिमाग में गहराई से अंकित हैं और आपके लिए मेरा प्यार शब्दों से परे है। कृपया मुझे स्वीकार करें, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपकी देखभाल करूंगा। रेन माओ ने गहरी भावनाओं से दूर होते हुए कबूल किया। जी सीन के बगल में खड़े जियाओ लो को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने उस आदमी को गहराई से उसके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए देखा। उसने एकमात्र सभ्य काम किया जिसके बारे में वह सोच सकता था। वह सूखी खांसी से चिल्लाया और कहा, ठीक है मिस जी, मैं आगे आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद जियाओ लो तेजी से आगे बढ़ गए। यह सब उसके लिए थोड़ा ज्यादा था और वह रास्ते से बाहर होने के लिए खुश था। जी सीन उत्तेजित हो रही थी और उसने कहा, श्री रेन, मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको पसंद नहीं करता। मुझ पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। रेन माओ के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह उसके पास चली गई और जियाओ लो के साथ पकड़ ली। उसने अपनी आंख के कोने से जियाओ लो की अभिव्यक्ति को पकड़ने की झलक दिखाई। डर था कि वह उसके और रेन माओ के बीच के रिश्ते को गलत समझ लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कहा गया था कि सूटर्स अपने प्रतिद्वंदियों को एक नजर में पहचान सकते हैं, जो रेन माओ के साथ ठीक मामला था। जब उन्होंने जियाओ लो और जी सीन को एक साथ चलते हुए देखा तो उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और तुरंत उनके पीछे तेज चलने के लिए निकल पड़े। कुछ ही समय में वह जियाओ लो के ठीक सामने था, रास्ता रोक रहा था। उन्होंने जियो लो पर गुलाब के गुलदस्ते की ओर इशारा किया क्योंकि उन्होंने जी सीन को देखा और पूछा, वह कौन है? श्री रेन, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है, कृपया रास्ता बनाएं। जी सीन का स्वर ठंडा था। एक संपर्क के रूप में, हालांकि उसका स्तर केवल ग्रेड सी था, कई परिस्थितियों में उसके पास एक फील्ड एजेंट की तुलना में उच्च स्थिति थी, खासकर जो नियमों का पालन नहीं करता था। अगर आप मुझे बताने नहीं जा रहे हैं तो मैं खुद उससे पूछूंगा। रेन माओ ने जियाओ लो को घूरकर कहा, मैं आपको अपना नाम और अपने योद्धा स्तर को बताने के लिए 3 की गिनती दूंगा, अन्यथा मैं आपको जमीन पर घुटने टेकने और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने जा रहा हूं जब तक कि मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। इसके साथ बाहर जाओ।
रेन माओवा ने अपनी भावनाओं को उस पर हावी होने की अनुमति दी और अपने अधिकार को पार कर लिया। रेन माओवा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप इसे छोटे काले घर में पसंद नहीं करने जा रहे हैं। जी सिंह ने चेतावनी दी। सिंह, अगर आप मेरे साथ छोटे काले घर में जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं स्वेच्छा से अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए वहां रहूंगा। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी वहां गर्भ धारण किया जा सकता है, रेन माओवा ने कहा। तुम। जी सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने जो कुछ भी कहा था उससे उसे बिल्कुल घृणा महसूस हुई और उसका व्यवहार अस्वीकार्य लगा। जी सिंह को रेन माओवा में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी, जो अब उसके तंत्रिका पर चढ़ रहा था। रेन माओवा ने जियो लो को देखा। उनका चेहरा इंच दूर था और जैसे ही उन्होंने उल्टी गिनती शुरू की, मुस्कान ने उनके चेहरे को छोड़ दिया। एक। शियाओ लो ने लाल की बूंदों को पोंछ दिया जो रेन माओवा ने अपने चेहरे पर प्रचुर मात्रा में जमा की थी और कहा, यह आपका अधिकार है कि आप किसी भी लड़की का पीछा करें, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को चुनना ऐसा करना है। क्या मैं इसे अनदेखा कर रहा हूँ? खैर, यह सिर्फ इस तरह से है कि मुझे यह पसंद है, तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? रेन माओवा उन्मादी रूप से हंसे। 2। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और रेन माओवा के पास चलना जारी रखा, अपने स्तर तक गिरने के लिए तैयार नहीं था। रेन माओवा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि उसे उकसाएं नहीं। यहाँ तक कि अगर आप ग्रेड ए सैनिक है, तो उसे उकसाएं नहीं। मैं आपको अपनी भलाई के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, जी सिंह ने कहा। जियो लो के पीछे जाने के लिए जी सिंह रेन माओवा से दूर चले गए। उसने जियाओ लो को अपनी आंखों से गुस्से में देखा था और एक बार उत्तेजित होने के बाद उसने कोई कैदी नहीं लिया। वह अभी भी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात कोबरा मर्केनरी कॉर्प्स के प्रमुख से चीखें याद कर सकती थी। यह आदमी एक जानवर था। हालांकि रेन माओवा ने अपनी चेतावनी को हल्का कर दिया। उसे उस लड़की के सामने चेहरा खोने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसे वह पसंद करता था। 3। अध्याय 349, इसे फिर से करें। अध्याय 349, इसे फिर से करें। रेन माओवा के होंठ गुस्से में तरबतर हो गए और उसने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर जकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के जोड़ों ने एक क्रैकिंग आवाज की। गुस्से से उबरते हुए उसने फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए जियाओ लो की ओर पागल हो गया। जैसे ही वह सीमा में पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपने दाहिने हाथ से जियो लो की पीठ पर प्रहार करने का प्रयास किया, घातक ईगल पंजा शैली को अपनाया। उसके हाथ से एक भयंकर आभा निकली और पांचों उंगलियां चमक उठी। वे एक सुव्यवस्थित चाकू की तरह नुकीली थी। जियाओ लो ने अपने पीछे ठंडी, शत्रुतापूर्ण ऊर्जा को महसूस किया और सतर्क हो गया। उन्होंने विशुद्ध रूप से सहज वृत्ति से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने दाहिने हाथ से घूमते हुए खुद का बचाव करने के लिए तैयार। सब कुछ एक विभाजित सेकंड के भीतर हुआ। जियाओ लो की आंखों के लिए रेन माओवा की गति काफी धीमी हो गई, लेकिन चोट पहुंचाने का उनका इरादा बना रहा। अपने दाहिने हाथ को रक्षात्मक रूप से अपने शरीर के सामने रखते हुए उन्होंने रेन माओवा के पंजे के हाथ के हमले को एक तरफ कर दिया। युद्धबंदी। दो शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गई। हमला एक उग्र तूफान की तरह तेजी से हुआ और रक्षा समान रूप से तेज थी, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोटक प्रभाव हुआ जिसने दोनों लड़ाकों को हिला दिया। झटका के बल ने जियाओ लो को एक कदम पीछे लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने अपना दाहिना पैर लगाकर खुद को स्थिर किया। झटका इतना भारी था कि जियाओ लो का पैर नंगी जमीन में कई इंच डूब गया। रेन माओवा को थोड़ा झटका लगा क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ लो इस तरह की ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। आखिरकार खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले उन्हें लगभग 10 कदम पीछे फेंक दिया गया था, बल्कि आश्चर्यचकित लग रहे थे। यदि आप एक लड़ाई की तलाश में हैं, तो आप गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं। शियाओ लो ने रेन माओवा के पंजों के कारण अपने हाथ के पिछले हिस्से पर लगे कटओ को देखते हुए अपने हमलावर पर गुस्सा किया। रेन माओवा फिर से जियाओ लो की ओर बढ़ते हुए हंसने लगे। जी सिंह पर एक नजर डालते हुए, जो स्तब्ध दिख रहा था, उसने कहा, सिंह, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि उसकी ताकत प्रभावशाली है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वह इतना मजबूत है कि मुझे उसे उकसाना नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि वह मेरे स्तर से बहुत दूर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक असली आदमी होने का क्या मतलब है। एक और हमला करने के लिए तैयार होते ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। वह शियाओ लो को घूर रहा था। अचानक वह आगे बढ़ा और फिर से जियाओ लो के सामने आ गया और तुरंत अपनी दाहिनी मुट्ठी से जियाओ लो की गर्दन पर एक प्रहार किया। इतनी तेजी से प्रहार किया कि उसने सीटी की आवाज की। बूम। जियाओ लो के पास हमले से बचने के लिए मुश्किल से समय था और वह रेन माओवा के भयंकर मुक्के को रोकने के लिए अपनी बाहों को ऊपर ला सकता था। झटका का बल जबरदस्त था और मुट्ठी के क्रंचिंग प्रभाव के परिणामस्वरूप एक कर्तल रिपोर्ट आई। रेन माओवा एक उग्र बैल की तरह हमला कर रहा था और जियाओ लो की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। मुझे मजबूर मत करो, शियाओ लो ने चेतावनी दी। तो क्या होगा अगर मैं आपको मजबूर करता हूँ? तुम कायर हो। आपको क्या लगता है कि आप सीन जैसी महिला के लायक हैं? पीटीओआई। रेन माओवा ने जमीन पर थूकते हुए तिरस्कार से हंसते और छीनताक्षी की। उन्होंने फिर से आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी से हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया और एक उग्र तूफान की तरह जियाओ लो पर चले गए। रेन माओवा प्रति सेकंड कम से कम 7 से 10 मुक्के फेंक रहा था। जियो लो के सिर, छाती और पेट को निशाना बना रहा था। हर पंच अनियंत्रित शक्ति से भरा हुआ था। जियाओ लो पर निर्देशित प्रत्येक पंच एक तूफानी हवा के साथ था और उनके चारों ओर की हवा एक छोटे बवंडर की तरह एडीज में हलचल कर रही थी। शियाओ लो के चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान जितना संभव हो उतने हमलों को चकमा देने और पार करने पर केंद्रित रखा। शियाओ लो ने जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वह खुद पर कोई अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि वह पहली बार एनएसए मुख्यालय का दौरा कर रहे थे। बेशक यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता था कि दूसरा पक्ष उसे कितना भड़काने की कोशिश कर रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कापोव। युद्धबंदी। युद्धबंदी। उनके पैरों के नीचे सूखी जमीन पर दरारें दिखाई देने लगी और धूल में हलचल होने लगी जैसे कि एक रेतीला तूफान निकलने वाला था। लड़ाई गर्म हो रही थी और दृश्य कई दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। बड़ी संख्या में एनएसए सैनिक, दोनों पुरुष और महिलाएं, अब एक बड़ा घेरा बनाने वाले सेनानियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि एक लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने तुरंत गहरी दिलचस्पी ली और प्रशिक्षण मैदान से चले गए। वे लड़ाई को रोकने के लिए वहां नहीं थे, लेकिन शियाओ लो और रेन माओवा के बीच प्रतियोगिता देखने के लिए उत्साहित थे। यह दोस्त परिचित नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि वह भाई हुआ के बराबर है। उसकी क्षमताओं के साथ मुझे यकीन है कि वह ग्रेडे भी है।
हाँ, मैंने पहले कभी वह चेहरा नहीं देखा है, शायद मुख्यालय द्वारा यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। भाई हुआ हमेशा मिस जी का पीछा करता रहा है और वे शायद इसके लुक से उससे लड़ रहे हैं। यह साल का पहला बड़ा शो है। हर कोई बस आपस में नोटों का आदान प्रदान कर रहा था और इसके लुक से वे सिर्फ शो का आनंद लेने के लिए वहां थे। जी सिंह गुस्से में थे, बगल में खड़े थे और पुरुषों से पीछे हटने का आग्रह कर रहे थे। इसे बंद करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अभी रुक जाओ। खुद ग्रेड सी सैनिक के रूप में जी सिंह ग्रेडे लड़ाकों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं थे। शियाओ लो को इस तरह की निरर्थक लड़ाई को लंबा खींचने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने जवाबी हमला नहीं करने का फैसला किया, लेकिन दूसरी ओर रेन माओहुआ जी सिंह के सामने खुद को साबित करने के लिए उसे नीचे ले जाने की लगातार कोशिश कर रहा था। अरे ब्राट, क्या तुमने यह सुना है? सिंह हमें रुकने के लिए कह रहा है। आपको बस मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और 3 बार झुकना होगा। मुझे एक बार दादाजी बुलाओ और मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके अनुरोध के कारण मैं आपके स्तर तक गिरने को तैयार हूँ, इसके बारे में क्या? रेन माओहुआ ने अपना हमला जारी रखते हुए शियाओ लो पर जवाबी कार्रवाई करने का ताना मारा। बेशक उनका मुख्य उद्देश्य जियाओ लो को इस इरादे से अपना चेहरा खोना था कि जी सिंह उन्हें एक तरफ रख देंगे। क्या तुम मूर्ख हो? जियाओ लो अपना धैर्य खो रहा था और उसने रेन माओहुआ की गति को तोड़ने के लिए अपना रुख बदल दिया, फिर उसे पीछे धकेलने के लिए दोनों हथेलियों को जोर दिया। रेन माओहुआ पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने एक लुभावनी वसूली की, अपने शरीर को अचानक घुमाया और जियाओ लो की हथेली के जोर के नीचे आ गए। इससे पहले कि जियाओ लो प्रतिक्रिया दे पाता, रेन माओहुआ अचानक जियाओ लो के दाईं ओर दिखाई दिया और एक भयावह मुस्कान के साथ उसने अपना दाहिना हाथ जियाओ लो के चेहरे की ओर फ्लैश किया। विकल्प सूचक। उसके पंजे के हाथ ने तेजी से अपना निशान पाया और उसने खून खींचा। प्रहार के बल ने जियाओ लो को वापस फेंक दिया और वह लगभग 2 मीटर दूर कठोर जमीन पर गिर गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, तुम दयनीय हो। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है और आप पहले से ही जमीन पर हैं। रेन माओहुआ ने जानबूझकर अपनी आवाज उठाई और शियाओ लो को फटकार लगाई। वह जी सिंह की उपस्थिति में जियाओ लो को शर्मिंदा और नीचा दिखाना चाहता था। उन्होंने कहा, यह करारा झटका था। उम्मीद है कि इससे उनके चेहरे पर खरोच नहीं आई। यहाँ तक कि अगर उसने इसे खरोच नहीं किया तो मुझे डर है कि एक स्थायी निशान होगा। भाई हुआ जिस तरह से काम करता है उससे इतना क्रूर है, क्या उसे डर नहीं है कि उच्च अधिकारी दोषी होंगी? लड़ाई देख रहे एनएसए सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी शियाओ लो की मदद के लिए नहीं आया या झगड़े को रोकने का प्रयास नहीं किया। अत्यधिक अनुशासित एनएसए एजेंट होने के बावजूद वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे और लड़ने की क्षमता के साथ मजबूत प्रतियोगियों की प्रशंसा करते थे। उन्होंने इस तरह की लड़ाई देखने की सराहना की। जियाओ लो को जमीन पर पड़ा देखकर जी सिंह आशंकित होने लगी थी और उसे बुरा लग रहा था कि वास्तव में कुछ बुरा होने वाला था। रेन माओहुआ जियाओ लो को उकसाने का इरादा था और जी सिंह को डर था कि जियाओ लो शायद धैर्य खो गया था। सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित। जियाओ लो ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर जकड़ लिया और उसके फटने वाले पोरों की आवाज अशुभ थी। वह अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़ा हो गया और रेन माओहुआ को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव ठंडे और धमकी भरे थे। उसने अपनी गर्दन को बाएं से दाएं मोड़ते हुए और अपने कंधों को उचकाते हुए झुककर कहा, इसे फिर से करो। वे 3 फीके शब्द एक उग्र क्रोध के साथ दिखाई दिए। एनएसए सैनिक चुपचाप देखते रहे और उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। रेन माओहुआ एक पल के लिए जम गए, लेकिन अगले सेकंड में उन्होंने हंसते हुए कहा, दिलचस्प, रोचक। ऐसा लगता है कि आप पिटाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके दादाजी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उसका चेहरा दुर्भावना से काला हो गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने एक बार फिर जियाओ लो पर हमला किया, सीधे जियाओ लो की छाती में एक भारी झटका फहराया। मुकाबले को खत्म करने के लिए सिर्फ एक स्ट्राइक की जरूरत थी, लेकिन कुछ क्षण बाद रेन माओहुआ चौंक गया। जियाओ लो उसके सामने गायब हो गया था, बस एक भूत की तरह, और उसकी मुट्ठी केवल पतली हवा से जुड़ी हुई थी। उसी पल उसकी पुतलियां फैल गई और एक ठंडा पसीना फूट पड़ा क्योंकि जियाओ लो अचानक उसके बगल में दिखाई दिया। यह किस तरह की गति थी? वह जियाओ लो की गति को ट्रैक करने में सक्षम क्यों नहीं था? ये 2 सवाल रेन माओहुआ के दिमाग में उभर आए। इससे पहले कि रेन माओहुआ प्रतिक्रिया दे पाते, शियाओ लो पहले से ही अपने बाएं पैर पर घूम रहे थे और अपने दाहिने पैर से एक जबरदस्त किक दे रहे थे, जो रेन माओहुआ की गर्दन में भारी रूप से टकरा गया। युद्धबंदी। रेन माओहुआ को लगा जैसे उसकी गर्दन टूट गई है। एनएसए सैनिकों की भीड़ पर लात के बल से फेंके जाने से पहले उन्होंने बस एक सुस्त चीख सुनी। अध्याय 350, काले रंग में महिला। शियाओ लो की जबरदस्त किक ने रेन माओहुआ के शरीर को एक तेज रफ्तार कार की तरह उनकी ओर उछाल दिया था। एनएसए के कई सदस्य इस बात से अनजान थे कि वे कहां खड़े हैं, इसलिए उन्होंने खुद को तैयार रखा और प्रभाव को कम करने के लिए अपने हाथ तैयार रखे। लेकिन जब रेन माओहुआ का शरीर एनएसए सैनिकों से टकरा गया तो उन्हें कई दिशाओं में फेंक दिया गया, जैसे कि एक गेंदबाजी गेंद डस्टबिन से टकरा गई। तोप के गोले की तरह जुताई करने के बाद रेन माओहुआ जमीन से टकरा गया और रुकने से पहले 3 से 4 मीटर तक नियंत्रण से बाहर गिरता रहा। मैदान की कठोर नंगी सतह माफ नहीं की जा सकती थी और रेन माओहुआ के कपड़े फटे हुए थे, उनके पूरे शरीर पर घाव थे। वह एक खेदजनक दृश्य लग रहा था क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था और जोर से हाँफ रहा था। रेन माओहुआ एक उच्च प्रशिक्षित ग्रेड एजेंट था और वह सख्त और साहसी था। अगर यह कोई अन्य औसत लड़ाकू होता तो जियाओ लो के प्रहार ने उन्हें राज्य में भेज दिया होता। दर्शक, सभी प्रशिक्षित एनएसए लड़ाके विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था और वे स्तब्ध थे। कुछ ही क्षण पहले रेन माओहुआ ने स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ रखा था और जियो लो को रक्षात्मक मुद्रा में रखा था। रेन माओहुआ शियाओ लो की छाती पर एक शक्तिशाली प्रहार के साथ तख्तापलट करने ही वाले थे कि अचानक रेन माओहुआ की गर्दन पर एक लात ने उन्हें 10 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया। ज्वार अचानक कैसे मुड़ गया? यह आदमी कौन था? क्या वह ग्रेड एस सैनिक भी था? सभी की निगाहें जमीन में अकेली खड़ी गतिहीन आकृति पर थी। हर कोई अभी भी सदमे की स्थिति में था क्योंकि रेन माओहुआ एक उल्लेखनीय ग्रेड ए सैनिक था और उसके जैसे सेनानियों को आसानी से हराया नहीं गया था। निस्संदेह यह आदमी एक ग्रेड ए सैनिक था, वह और क्या हो सकता है? कार्यालय की इमारत की चौथी मंजिल से ध्यान से देख रहे गुझांगो और डोंगफांग शोयू लड़खड़ा गए।
उनके पीछे एक और आदमी अच्छी तरह से बनाया गया और मांसपेशियों से घिरा हुआ चुपचाप लड़ाई देख रहा था। उनके पास छोटे बाल थे, आंखें जो आत्मविश्वास से भरी थी और उनकी त्वचा पर एक स्वस्थ चमक थी जिसमें पीले जेड का रंग था। उसका शरीर डराने वाला था और वह एक ऐसे व्यक्ति की अचूक आभा से निकला था जो कुछ भी नहीं डरता था। मिस्टर डोंगफांग, यह आदमी कहाँ से आया? वह काफी प्रभावशाली है। उस मूर्ख रेन माओहुआ को उस तरह से हवा में उड़ने में सक्षम होना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। हालांकि रेन माओहुआ वास्तव में एक पूर्ण ग्रेड ए सैनिक नहीं है, लेकिन वह पहले से ही पूरी तरह से प्रशिक्षित है। इसलिए इस आदमी के लिए रेन माओहुआ के साथ इस तरह से व्यवहार करने का मतलब है कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। अच्छी तरह से निर्मित आदमी एक गहरी कर्कश आवाज में जल्दबाजी में बोला। उनके बोलने के तरीके में सहज आत्मविश्वास था, एक अस्पष्ट नीरस भाषण जिससे ऐसा लगता था कि वह सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन उसे सुने जाने की उम्मीद थी। वह मी है। गुझांगुओ ने नीचे जमीन में शियाओ लो को अपनी नजर रखते हुए कहा। उसकी आंखें अनियंत्रित उत्साह से भर गई। जियाओ लो ने एक बार फिर उन्हें एक और अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। जी सीन की फील्ड रिपोर्ट से गुझांगुओ ने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि शियाओ लो ग्रेडेस श्रेणी से संबंधित हो सकते हैं। जो उन्होंने अभी देखा था उससे जियो लो ने पूरी तरह से साबित कर दिया था कि वह वास्तव में एक ग्रेडेस ऑपरेटर था, जिसका अर्थ था कि एनएसए ने अब खुद को एक और शीर्ष रैंक वाला सैनिक पाया था। यह एक बेहद स्वागत योग्य खबर थी। क्या वह मी है? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छी तरह से निर्मित आदमी की आंखों में आश्चर्य की झलक थी क्योंकि उसने सराहना में सिर हिलाया था। एनएसए के शीर्ष एजेंटों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक संवेदनशील जानकारी से अवगत थे जिसे अन्य रैंकों में प्रसारित नहीं किया गया था। वास्तव में मी केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जाना जाता था और गुझांगुओ ने पिछले साल मुख्यालय में लौटने पर केवल उन्हें इस नाम का उल्लेख किया था। उन्हें जियांगचेंग शहर के लांग संकुई को भेजने में मी की प्रभावशाली लड़ाकू क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। मी ने एक भयानक नरसंहार में कुख्यात अपराध बॉस और उसके अंगरक्षकों की एक सेना को अकेले मार डाला था। अच्छी तरह से निर्मित आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान टूट गई और उसने कहा, कितना दिलचस्प। मैं पिछले कुछ समय से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा था। अब आखिरकार मुझे उनका असली रूप देखने को मिल रहा है। किंग कांग, वहां उतर जाओ और स्थिति को नियंत्रण से बाहर न होने दो, डोंगफांग शोयू ने अच्छी तरह से निर्मित व्यक्ति से कहा। समझ गया। किंग कांग ने डोंगफांग शोयू को स्वीकार किया और तुरंत जाने के लिए मुड़ गए, जिससे गुझांगुओ ने ऐसा करते हुए सहमति व्यक्त की। किंग कांग के बाहर निकलने के बाद गुझांगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंगफांग, क्या मैं मान सकता हूं कि हमें अब मी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, अब यह आवश्यक नहीं है। मी को ग्रेडेस सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। डोंगफांग शोई पहले से ही आश्वस्त था और खुले दरवाजे पर दस्तक देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने सहायक को गति दी और कहा, मी की फाइल को बाहर निकालें और ग्रेडेस के रूप में अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। उनके सहायक ने उन्हें सलाम किया, फिर चतुराई से मुड़े और अपने आदेशों को निष्पादित करने के लिए चले गए। गुझांगुओ ने चुटकी लेते हुए कहा, वहां तुम जाओ डोंगफांग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह आवश्यक नहीं था और अब आप आखिरकार जानते हैं कि मैं अभी हूँ। हा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हर चीज को नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। एक संगठन के रूप में हम मानकों के बिना बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। मत भूलो, हम एनएसए हैं, इसलिए हमें इस पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए, डोंगफांग शोयू ने जवाब दिया। गुझांगुओ ने अपनी भौहें उठाई, सहमति में सिर हिलाया और चतुराई से चर्चा के विषय को कुछ और अधिक स्वीकार्य में बदल दिया। उन्होंने कहा, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में लेवलेस के कितने सैनिक हैं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी आबादी करीब 1.4 अरब हो गई है। ऐसे में मैं निश्चित तौर पर उन 3 से अधिक कहूंगा जो अब एनएसए में है। इतनी बड़ी आबादी के साथ और भी शक्तिशाली लड़ाके हो सकते हैं जो अभी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उनमें से कई को उजागर करने से पहले यह केवल समय की बात है, डोंगफांग शोयू ने कहा। मुझे आपसे सहमत होना चाहिए। यह अद्भुत होगा अगर इन प्रतिभाशाली लोगों की एक अच्छी संख्या एनएसए में शामिल होने और देश की सेवा करने का विकल्प चुनती है, गुझांगुओ ने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस तरह के परिदृश्य के बारे में सोचकर दोनों पुरुषों ने एक गहरी सांस ली, अपने कुलीन लड़ाकू बल का विस्तार करने की संभावना का आनंद लिया। जब दोनों लोग संभावनाओं पर विचार कर रहे थे तो मीठी खुशबू की एक सुस्त लहर अचानक हवा में फैल गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे दोनों एक स्वर में चिल्लाए, गैस मास्क प्राप्त करें। कमरे में मौजूद उनके कर्मचारी आपात स्थिति के लिए तैयार हो गए, जाहिर तौर पर ऐसी घटना के लिए अच्छी तरह से ड्रिल किए गए, और उन्होंने जल्दी से अपने 2 निदेशकों को गैस मास्क सौंप दिए। यह पहली बार नहीं था जब ऐसी स्थिति हुई थी और उन्हें अतीत के अनगिनत अनुभवों से अभ्यास करने के कई अवसर मिले हैं। गुझांगुओ और डोंगफांग शोयू ने गैस मास्क पहना, जो प्लांट्स बनाम ज़ोंबीज में मटर शूटर की तरह दिख रहा था, सिवाय इसके कि इस मामले में उनके गैस मास्क पूरी तरह से काले रंग के थे। निर्देशकों, क्यों आप दोनों हमेशा की तरह प्यारे हैं। जब भी मैं मिलने आता हूं तो आप बदसूरत मुखौटा पहनने से कभी नहीं चूकते। एक पतली औरत जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थी दरवाजे से हल्के से अंदर आ रही थी। उसका बहुत गोरा रंग उसके कपड़ों के गहरे रंग के विपरीत था और उसके बाल जैस्पर से बने ड्रैगन और फीनिक्स हेयरपिन से सजे थे। उसके प्यारे चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी और डिंपल ने उसकी कामुकता को बढ़ा दिया। लेकिन उसकी सबसे मनोरम विशेषताएं उसकी आकर्षक आंखें थी, जिसने एक अथाह जादू के साथ किसी की आत्मा पर कब्जा कर लिया। उसने काले रेशम के दस्ताने की एक जोड़ी पहनी थी जिसमें उसकी उंगलियां आश्चर्यजनक रत्नों में सजी हुई थी और यहाँ तक कि दस्ताने के भीतर छिपी हुई थी। कोई भी तुरंत बता सकता था कि उसके पास सुंदर हाथ और लंबी पतली उंगलियां थी। जैसे ही वह शालीनता से गुझांगुओ और डोंगफांग शोयू के पास पहुंची, वे दोनों आशंकित दिखाई दिए, जबकि कमरे में मौजूद एनएसए के कई कर्मचारी, जिनके पास उनके गैस मास्क नहीं थे, पहले से ही लगभग 4 से 5 मीटर दूर चले गए थे। बेशक वह ड्रग लेडी के अलावा कोई और नहीं थी, ग्रेड ए एजेंट जिसका विशेष कौशल जहर था। उसके शरीर का हर हिस्सा विषाक्त था, जिसमें उसकी खुशबू भी शामिल थी, और उसकी खुशबू का सिर्फ एक सूंघना घातक था। जो कोई भी अनजाने में अत्यधिक मात्रा में सांस लेता है वह तुरंत मर सकता है यदि समय पर उपचार की मांग नहीं की जाती है। यहाँ तक कि समय के साथ थोड़ी मात्रा में सांस लेने से किसी के जीवन को खतरा हो सकता है और किसी के आंतरिक अंग धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, जिससे उसे विभिन्न संक्रमणों का खतरा हो जाएगा।
वह एनएसए के एजेंटों के बीच अद्वितीय थी जो प्रकृति की संकी थी। कम से कम 100 लोग पहले ही लापरवाही के माध्यम से जहर से संबंधित बीमारियों के शिकार हो चुके थे और इसलिए हर एनएसए सदस्य द्वारा एक अच्छे कारण के लिए उससे डर लगाया गया था। ड्रग लेडी, तुम कब लौटी? गुझांगुओं ने घबराहट से खांसते हुए पूछा, क्योंकि वह शांति की उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। ड्रग लेडी ने धीरे से हंसते हुए कहा, मिस्टर गु, किसी को उनके कोड नाम से संबोधित करना विनम्र नहीं है। अचानक वह गुझांगुओं के कंधे को छूने के लिए पहुंच गई। गुझांगु डर गया था और जल्दी से कई कदम पीछे कूद गया, उसे फटकारते हुए, ड्रग लेडी, तुम क्या कर रही हो?